निहार का जोश बढ़ने लगा और निविसा की सिसकी भी, और कुछ ही 8 पलों में चौहान साहब रुक गए और तेज तेज सांस लेते हुए अपनी पत्नी पर ही लेट गए। दोनों को सामान्य होने में समय लग रहा था कि फिर से दरवाजा खटखटाया गया और अब जाकर निहार को पता चला। वो निविसा पर से उठा और उसकी हालत देखकर उसे चादर से ढकते हुए बोला, आराम कीजिए, हम देखते हैं। फायर निहार ने अपनी पैंट पहनी और शर्ट के बटन बंद करके दरवाजा खोला तो सामने खड़ा मैनेजर चिंतित होकर बोला, माफ कीजिएगा सर, लेकिन इमरजेंसी आ गई है। आपकी काकीसा को हार्ट अटैक आ गया है, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। सब कह रहे हैं कि कंडीशन सीरियस है। ये सुनते ही निहार दंग रह गया। एक पल में सब भूल गया कि उस महिला ने निहार के साथ क्या क्या किया था और बस निहार उनकी चिंता में बोला, हम तुरंत भारत जाएंगे, तैयारी कीजिए। फायर मैनेजर ने हाँ कहा और निहार ने कमरे का दरवाजा बंद करके बेड पर लेटी अपनी पत्नी के पास आकर गहरी सांस लेते हुए उसे देखा और चिंतित होकर अपने मन में बोला, आराम करने का समय भी नहीं मिल रहा, हम दोनों को। थक गई होगी, फिर सफर करना होगा। पहले हम तैयार हो जाते हैं, तब तक इन्हें आराम करने देते हैं। फायर निहार बाथरूम में चला गया और कुछ देर बाद ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहने ऊपर डार्क ब्राउन लॉन्ग जैकेट पहनकर बेड के पास आया और उस पर बैठकर अपनी पत्नी के शांत चेहरे को देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने निविसा की ललाट को चूमा और उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोला, निविसा। फायर निविसा हिलने लगी और निहार ने एक बार फिर उसकी ललाट चूमते हुए और सिर सहलाते हुए कहा, निविसा उठिए, हमें भारत जाना है। फायर धीरे धीरे निविसा की आंखें खुलने लगी। वो बैठी और उबासी लेने लगी, तभी सामने अपने पति को देखकर झेप गई और बोली, जी क्यों? निहार उसके बिखरे बालों को पीछे करते हुए बोला, काकीसा की तबीयत खराब हो गई है, सीरियस कंडीशन है, जाना पड़ेगा। आप तैयार हो जाए, तब तक आते हैं। फायर ये सुनकर निविसा को चिंता हुई। निहार बेड से उठा और एक बार फिर उसके सिर को चूमते हुए बोला, आराम से जाना, बाथरूम में गिर मत जाना, हम बस 10 मिनट में आ रहे हैं। फायर निहार वहां से चला गया और निविसा बाथरूम में आकर स्वयं को आईने में देखते ही हैरान रह गई। शर्माना चाहती थी, खुश होना चाहती थी, लेकिन अभी काकीसा की चिंता हो रही थी, इसलिए जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई। डार्क ब्राउन साड़ी पहनी और गले में मंगलसूत्र के साथ साथ एक सोने की चैन भी पहनी हुई थी। अपने बालों को कॉम्ब किया और अपनी मांग देखने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और निहार जी अंदर आ गए। निविसा ने अपनी काजल लगी आंखों में असीम प्रेम लिए आईने से देखा तो उसके हैंडसम पति देव मोबाइल चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। निहार के रूप से मोहित होकर निविसा बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा दी और कानों में झुमके पहनने लगी। तभी निहार की नजर अपनी सुंदरी पर पड़ी तो सीएम चौहान मदहोश ही हो गए और तेजी आईने में से निविसा ने भी उनकी तरफ देखा। उफ, नीली आंखों में लगा काजल देखकर तो निहार का घायल ही हो गया और उसके प्रेम में मदमस्त होकर उसके निकट आने लगा। ये देखकर निविसा का सीना ऊपर नीचे होने लगा। निहार उसके बेहद करीब आकर जैसे ही उसे छूने लगा तभी उसको एक कॉल आया, जिसे अटेंड करके वो बोला, अच्छा। फायर इतना कहते हुए निहार ने निविसा की गोरी कमर पर हाथ रखा तो वो सिहर उठी और धीरे धीरे निहार का हाथ आगे बढ़ते हुए उसके पेट पर आ गया और उसकी नाभि को छूते हुए निहार ने उसके बालों में मुंह घुसा दिया और अचानक से जोर से बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या? आप लोगों को कुछ समझ आता ही नहीं है, फिर क्यों हम आपको इतनी मोटी मोटी रकम देते हैं? अरे हमारे पैसे पेड़ पर नहीं उग रहे। कल शाम तक का समय देते हैं, अगर सब मैनेज हुआ तो ठीक है, वरना आई विल फायर यू। पाउटिंग फायर निहार का ऐसा रूप देखकर निविसा, जो कि उसकी छुअन से मदहोश होने लगी थी, अब घबरा कर तुरंत उससे दूर होकर वहां से जाने लगी। तभी निहार ने उसकी पतली कमर को कसकर पकड़कर खुद से सटा दिया और कॉल कट करके अपना मोबाइल जेब में रखकर उसके कान के झुमके को हिलाते हुए बोला, आप क्यों दूर जा रही हैं? आपसे गुस्सा नहीं है? फायर इतना कहकर निहार अपनी जुनूनी निगाहों से आईने में से अपनी पत्नी के रूप को ऊपर से नीचे देखने लगा और बोला, कितना सुंदर लग रहा है ये रंग आपके ऊपर। फायर निविसा मुस्कुरा दी। तभी निहार ने सामने रखी डिब्बी से सुंदर लेकर उसकी मांग भर दी। निविसा ने असीम सुख और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। निहार उसके सिर को चूमते हुए बोला, हमें क्षमा करना निविसा, एक बार फिर से हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, हमारे व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, परिवार का मामला हो गया इसलिए जाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको बुरा नहीं लग रहा होगा। फायर निविसा निहार की तरफ मुड़ी और प्यार से बोली, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज परिवार का सदस्य पीड़ा में है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने व्यक्तिगत पलों को कुछ समय के लिए एक तरफ रखकर अपने परिवार के सदस्य की पीड़ा में उसके साथी बने। और हमें क्यों बुरा लगेगा, हमें बस आपका साथ चाहिए, आप हमारे साथ हो, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब आपका परिवार हमारा परिवार है तो आपके कर्तव्य हमारे कर्तव्य हुए। निश्चिंत रहिए सीएम चौहान जी, हम खुश हैं, बस काकीसा की थोड़ी चिंता हो रही है। स्माइल निहार के चेहरे पर अत्यंत सुंदर मुस्कान आ गई। उसने निविसा के गाल पर हाथ रखा और कहा, बहुत अच्छी इंसान हो और हमें जान से ज्यादा प्यारी हो।
फायर। निविसा मुस्कुरा दी और कुछ देर बाद दोनों पति पत्नी भारत के लिए निकल गए। प्राइवेट जेट में बैठते ही निविसा सोने चली गई थी। उसे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया था। वहीं निहार बाहर अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था, उसके जीव को आराम कहाँ। रात के 10 बजे वो रूम में आया, अपना कोट निकालकर एक तरफ रखा और तड़प लिए बेड पर आकर लेटकर अपने सामने पीठ करके लेटी निविसा को अपनी बाहों में लिया तो उसका शरीर गर्म पाकर निहार को हैरानी हुई। उसने निविसा को सीधा लिटाया और उसकी ललाट पर हाथ रखकर बोला, बुखार आ रहा है आपको? क्या हुआ निवी? फायर। निविसा ने अपनी आंखें खोली और कमजोर आवाज में बोली, बदन दर्द कर रहा है। और निहार उसकी हथेली मसलते हुए चिंतित होकर बोला, और क्या हो रहा है हमें बताओ। निविशा घबराते हुए बोली, पीरियड नहीं आ रहे निहार जी। निहार उसके सिर पर हाथ रखकर प्यार से बोला, आ जाएंगे निविसा, अभी अभी आपने वो दवाई लेना बंद किया है तो अब आने ही वाले होंगे। आप इस तरह परेशान मत होइए और बैठिए, हम आपको बुखार की दवाई देते हैं। फायर। निविसा को बिठाकर निहार उसके लिए पानी का गिलास और बुखार की दवाई लेकर आया और उसे दवाई खिलाकर अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, आराम से सो जाए, कल सुबह हम घर पहुंच जाएंगे। फायर। निविशा ने निहार को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद करके नींद की गोद में समा गई। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास वो दोनों जयपुर पहुंच गए और सीधा सिटी हॉस्पिटल ही उतरे, जहां पर निहार और निविसा को बिना किसी भनक लगे हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया। हॉस्पिटल के सबसे लास्ट फ्लोर पर लॉबी में एकदम शांति थी, वहां पर कोई अन्य व्यक्ति नहीं था और टाइट सिक्योरिटी तैनात थी। निहार अपनी पत्नी को लेकर वहां पर आया। निविशा ने सिर पर पल्लू लिया और निहार के पीछे पीछे चलने लगी। आईसीयू के बाहर करतार जी, प्रवीण जी खड़े थे, चिंता में थे। वहीं एक तरफ सिर झुकाकर उदासी से अक्षत बैठा हुआ था। निहार तेजी से उनके पास आया, तभी प्रवीण जी सीधा उसके गले लग गए और घबराते हुए बोले, कुंवर, उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए, प्लीज बेटा। निहार उनकी पीठ से हिलाते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए काका सा, उन्हें कुछ नहीं होगा। हम अभी डॉक्टर से बात करते हैं और हमने भारत के बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट को भी कॉल किया है, वे तुरंत यहाँ पर पहुंच रहे हैं। फायर। निहार के आते ही माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। सबकी चिंता थोड़ी कम होने लगी थी, क्योंकि निहार को देखते ही सबको एक जिम्मेदार इंसान की फीलिंग होती थी। वो है भी जिम्मेदार, भले ही वो राजनीति पद पर एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो परिवार को और बिजनेस को बहुत अच्छे से संभालता है। बिजनेस में भी अगर कोई दिक्कत होती तो सबसे पहले निहार आगे बढ़कर उसे हैंडल करके सॉल्व करता है। वो ज्यादातर कंपनी में जाता नहीं है, लेकिन कई बार कुछ मीटिंग्स वो हैंडल करता है, जिस वजह से वो राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी है। निहार ने अपने बाबा सा का हाथ पकड़ा और उन्हें बेंच पर बिठाते हुए बोला, आप शांति से बैठ जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और हमारी बात माने तो आप घर चले जाए, हम सबको संभाल लेंगे। फायर। करतार जी चिंतित होकर बोले, हमें बहुत चिंता हो रही है, ये कोई उम्र है उनकी हार्ट अटैक आने की, न जाने अचानक से क्या हो गया उन्हें। निहार और कुछ सोचते हुए बोला, अचानक से बोला, हुआ क्या उन्हें? जब हम गए तब तो ठीक थी और जहां तक हमने जानते हैं वे किसी प्रकार का तनाव भी नहीं लेते हैं और ऐसा कोई अतीत भी नहीं है उनका किसी बीमारी से जुड़ा हुआ। फिर क्या हो गया? फायर। निहार की यह बात सुनते अक्षत ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसकी मां को हार्ट अटैक उसकी वजह से ही तो आया था। उसे निहार से बात करनी होगी, उसे सब कुछ बताना होगा, लेकिन अभी नहीं, अभी वहां पर सब लोग उपस्थित थे। निहार की बात सुनकर करतार जी परेशान होकर बोले, पता नहीं बेटा, हम तो खुद घबरा गए जब हमने उन्हें ऐसी हालत में देखा था। निहार ने गहरी सांस ली, तभी उसकी नज़र साइड में खड़ी निविसा पर पड़ी, जिसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। उसके चेहरे से दिख रहा था कि वो कितनी थकी हुई है। ये देखकर निहार बोला, निविशा, आप बाबा सा के साथ घर वापस चली जाइए, यहाँ पर हम सब संभालते हैं और अक्षत आपको भी चले जाना चाहिए। फायर। अक्षय तुरंत बोला, नहीं भाई सा, हमें यही रुकना चाहते हैं। निहार, ठीक है तो निविसा, आप और बाबा सा घर चले जाइए, मासा और नैना को भी तो संभालना है। फायर। निहार की बात मानकर निविसा और करतार जी तुरंत वहां से चले गए। अब वहां पर केवल प्रवीण जी, निहार और अक्षत उपस्थित थे। निहार ने गौर किया कि अक्षत कुछ ज्यादा ही बेचैन और परेशान दिख रहा था, बार बार अपनी उंगलियां मोड़ रहा था। ये देखकर निहार को उसके ऊपर संदेह हुआ। वो गौर से उसे देख रहा था, तभी अक्षत ने उसकी तरफ देखा और आंखों से कुछ इशारा किया, जिसका मतलब समझकर निहार बोला, काका सा, आप थोड़ी देर गेस्ट रूम में रेस्ट कर लीजिए, अगर डॉक्टर बाहर आते तो हम आपको तुरंत बुला लेंगे। फायर। प्रवीण जी ने हाँ कहा और गेस्ट रूम में चले गए। उनके जाते ही निहार अक्षत के पास आया और उसके सिर पर हाथ रख कर बोला, क्या हुआ है? हम इतना तो जानते हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है, आपके चेहरे से साफ दिख रहा है, बताइए। फायर। अक्षत ने गहरी सांस ली और अपनी नज़र चुराते हुए बोला, हम आपसे इस प्रकार की बात कैसे करें, आप हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन भाई साहब, बात यह है कि हम स्मृति से प्यार करते हैं। निहार हैरानी से, स्मृति कौन? निविसा की सहेली जिसका विवाह शाश्वत जी से होने वाला था। फायर। अक्षत, हाँ भाई साहब, वही। निहार हैरानी से बोला,
ये सब कब हुआ? रिश्ते आपस में इतने उलझे हुए क्यों हैं? आप हमें पूरी बात बताइए, उसके बाद ही हम कुछ सोच पाएंगे। फाया। अक्षत ने गहरी सांस ली और कहा, दरअसल जब हमने स्मृति को पहली बार देखा था तभी हमें वो अच्छी लग गई थी, और लेकिन हम कतरा रहे थे उससे कहने में। जाहिर सी बात है, आप हमारी फिजिकल कंडीशन जानते हैं, और फिर जब हमें पता चला कि स्मृति शाश्वत से विवाह करना चाहती है तो हमने अपने कदम पीछे ले लिए, लेकिन हमें बाद में पता चला कि स्मृति भी हमसे ही प्यार करती है, तो हम दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ा दिया और विवाह करने का निर्णय लिया। और इसी संबंध में हमने मानसा से आज बात की कि हम स्मृति से विवाह करना चाहते हैं, तो मानसा ने तुरंत मना कर दिया, ये कहकर कि वो बच्ची अनाथ है और किसी अनाथ लड़की को हम अपने घर में बहू बनाकर नहीं ला सकते। मानसा को हमने समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत अच्छी लड़की है वह, हमारे परिवार को बहुत अच्छे से संभाल सकती है, वह हमें संभाल सकती है। हमें तो स्मृति का एहसान मानना चाहिए कि उसे सब कुछ पता है कि हम फिजिकल डिसेबल हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे प्यार करती है, फिर भी वो हमसे शादी करके अपनी पूरी जिंदगी हमारे साथ बिताना चाहती है। ऐसे में मानसा कहती है कि वो अनाथ है तो वो चौहान खानदान की बहू नहीं बन सकती। इसी सिलसिले में हमारे और मानसा के बीच में बहस हो गई और फिर अचानक से मानसा को हार्ट अटैक आ गया। अब आप ही बताइए भाई साहब कि क्या हम इतने बुरे हैं कि हमारी वजह से हमारी माँ की आज ऐसी कंडीशन है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना कहकर अक्षत बेचैन होकर अपने भाई को देखने लगा। वहीं निहार गहरी सांस लेते हुए उसके बगल बेंच पर बैठ गया और अपनी दाढ़ी मसलते हुए गहराई से सोचने लगा, और अक्षत उसे देखता रहा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और निहार की खामोशी उसे और तड़पा रही थी। और अब वो बोला, भाई साहब प्लीज बताएं आगे क्या करना है। निहार ने अपनी काली गहरी निगाहों से अक्षत की आंखों में देखते हुए अपनी दमदार आवाज में कहा, करना क्या है? यही है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, जीवन भर एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, तो विवाह की तैयारी शुरू कर दीजिए। फाया। अक्षत दंग होकर बोला, मासा का क्या? निहार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी शान से बोला, हम किस लिए बैठे हैं? एक एक को हैंडल कर लेंगे, बस आप अपनी खुशियों से पीछे मत हटना। लड़की सच में प्यार करती है तो उससे विवाह करने में कोई हर्ज नहीं। फाया। निहार की बात सुनते ही अक्षत ने उसके हाथों को अपने माथे से लगाकर आदर से कहा, आप हो तो सब संभव है, बुरा मत मानना, लेकिन आज मर्यादा से बाहर जाकर आपसे कहेंगे कि आई लव यू माई बिग ब्रो। फाया। ये सुनते निहार बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए बोला, उफ, जिसे आई लव यू कहना चाहिए वो शर्माने के प्रोग्राम से ही ऊंची नहीं आती। खैर अब आप घर जाइए। डॉटे कुछ मत कहिए, हमें कोई बहस नहीं करनी, सीधा घर जाइए। फाया। अपने भाई की बात सुनकर अक्षत घर चला गया और कुछ देर बाद शालिनी जी मशीनों से घिरी बेड पर लेटी हुई थी। तभी उनके सिर पर किसी ने हाथ रखा। ये निहार था जो उनके सिर पर हाथ रखकर अपनी तेज नजरों से उनके शांत चेहरे को देखकर अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में बोला, बस कीजिए काकी सा, अब क्या सच में हार्ट अटैक लाकर रहेंगी आप? फाया। निहार के इतना कहते ही शालिनी जी के दिल की धड़कनें बढ़ गई, सांसें तेज होने लगी। तभी निहार खतरनाक मुस्कान लिए उनके पास स्टूल पर बैठा और बोला, अरे हम दोनों तो काफी पुरानी प्रतिद्वंद्वी हैं, हमसे बढ़कर आपको और कौन ही जानता होगा कि आप क्या है। फाया। ये सुनते ही शालिनी जी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और सामने निहार के खतरनाक चेहरे को देखते ही उनके पसीने छूट गए और निहार अपनी दमदार आवाज में बोला, आज शाम को अपने भाई का रिश्ता लेकर महेश्वरी हाउस जा रहे हैं, जितना दम लगाना है लगा लीजिए और रोक कर दिखाए इस निहार को जो आपकी रग रग से परिचित है। एक हफ्ते के अंदर अंदर स्मृति को चौहान परिवार की छोटी बहू बनाकर लाएंगे हम, और आप केवल रीति रिवाज करने समय पर पहुंच जाना, वरना आजकल तो माता पिता के बिना भी बच्चों का विवाह हो ही जाता है। निश्चिंत रहिए। फाया छोटा सा भूत। शालिनी जी की तो हालत खराब हो गई। वे तो कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि डर रही थी इस खतरनाक आदमी से जो कुछ भी कर सकता है। निहार ने उन्हें नफरत से देखा और कमरे से बाहर आकर अपना फोन निकाल कर बोला, इन सब के चक्कर में अपनी उस कोमल कली को संभाल नहीं पा रहे हम, पता नहीं क्या कर रही होगी, बुखार कम हुआ होगा या नहीं। फाया। इतना कहकर निहार ने निविसा को कॉल किया। शालिनी जी के दिल की धड़कनें बढ़ गई, सांसें तेज होने लगी। तभी निहार खतरनाक मुस्कान लिए उनके पास स्टूल पर बैठा और बोला, अरे हम दोनों तो काफी पुरानी प्रतिद्वंद्वी हैं, हमसे बढ़कर आपको और कौन ही जानता होगा कि आप क्या है। फाया। ये सुनते ही शालिनी जी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और सामने निहार के खतरनाक चेहरे को देखते ही उनके पसीने छूट गए और निहार अपनी दमदार आवाज में बोला, आज शाम को अपने भाई का रिश्ता लेकर महेश्वरी हाउस जा रहे हैं, जितना दम लगाना है लगा लीजिए और रोक कर दिखाए इस निहार को जो आपकी रग रग से परिचित है। एक हफ्ते के अंदर अंदर स्मृति को चौहान परिवार की छोटी बहू बनाकर लाएंगे हम, और आप केवल रीति रिवाज करने समय पर पहुंच जाना, वरना आजकल तो माता पिता के बिना भी बच्चों का विवाह हो ही जाता है। निश्चिंत रहिए। फाया छोटा सा भूत। शालिनी जी की तो हालत खराब हो गई। वे तो कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि डर रही थी इस खतरनाक आदमी से जो कुछ भी कर सकता है। निहार ने उन्हें नफरत से देखा और कमरे से बाहर आकर अपना फोन निकाल कर बोला, इन सब के चक्कर में अपनी उस कोमल कली को संभाल नहीं पा रहे हम,
पता नहीं क्या कर रही होगी, बुखार कम हुआ होगा या नहीं। फायर। इतना कहकर निहार ने निविसा को कॉल किया। निविशा जो कि किचन में खाना बना रही थी, नैना उसका फोन लेकर आई और बोली, भाई सा का कॉल आ रहा है। निविसा ने कॉल अटेंड किया और निहार चिंतित होकर बोला, कैसी है आप? बुखार कुछ कम हुआ वरना हॉस्पिटल ले चले आपको। फायर। निविशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, अब अच्छा महसूस हो रहा है, बुखार भी कम हो गया। इतनी प्यारी आवाज सुनकर कोई कैसे स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है। निहार अपनी आंखें बंद करके सुकून से बोला, आपको एक बात बताएं। फायर। निविसा, हाँ बताइए। निहार ने उसे अक्षत और स्मृति के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो तो दंग रह गई और बोली, लेकिन स्मृति ने हमें हमेशा से कहा है कि वो भैया से प्यार करती है, फिर अचानक से अक्षत भैया। निहार, शायद आपके भाई से उनको अट्रैक्शन हुआ होगा और सच्चा प्यार हमारे भाई से हो गया। जो भी हो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप तैयार रहना, शाम को हम आपके मायके चल रहे हैं अपने भाई का रिश्ता लेकर स्मृति के लिए। फायर। ये सुनते ही निविशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, हम तैयार हैं, आप जल्दी से घर आ जाइए। उसकी खुशी उसकी आवाज में झलक रही थी, जिसे महसूस करके सीएम चौहान मुस्कुरा दिए और फोन कट कर दिया। निहार की खतरनाक बातें सुनकर शालिनी जी को तुरंत होश आ गया था और वो ठीक भी हो गई थी। यह बात जानकर डॉक्टर और प्रवीण जी को बहुत हैरानी हुई। हालांकि प्रवीण जी बहुत खुश थे कि उनकी पत्नी सही सलामत है, लेकिन उन्हें क्या पता कि पत्नी तो नाटक कर रही थी। अब शालिनी जी मन ही मन घबरा रही थी, क्योंकि निहार ने तो उन्हें धमकी दे दी थी कि वो अक्षत और स्मृति की शादी करवा कर रहेगा, और शालिनी जी ने रोकने की कोशिश की तो फिर निहार उनका पर्दाफाश सबके सामने कर देगा। अब उन्हें खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि उन्हें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। किसी और तरीके से भी वे सब कुछ कर सकती थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। निहार के आगे उन्हें हमेशा से झुकना ही तो पड़ा है। कुछ देर बाद शालिनी जी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। वो लोग घर आ गए। शालिनी जी ठीक थी, यह बात जानकर सबको बहुत सुकून मिला। निहार हॉल में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी निगाहें कब से अपनी पत्नी को ढूंढ रही थी, जो उसे दिख ही नहीं रही थी। यहाँ तक कि शालिनी जी को लेकर वो घर आए तब भी वो सामने नहीं आई थी। निहार को उसकी चिंता हो रही थी, जबकि उसने निविसा से कहा था कि वो घर आने वाला है तो एक बार उसके सामने आकर चेहरा दिखा दे ताकि निहार को सुकून मिले, लेकिन वो आई ही नहीं। निहार बेचैन हुए जा रहा था, उसे ऊपर अपने कमरे में जाना था अपनी पत्नी के पास, लेकिन अब सबके बीच के बीच से उठकर नहीं जा सकता था। वही ऊपर अपने कमरे में निविसा बाथरूम से बाहर आई और बोली, ये क्या हो गया है, पीरियड क्यों नहीं आ रहे हैं? अब तो बहुत दिनों ऊपर हो गए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? दवाई हमने पहले भी ली है, तब तो तुरंत पीरियड आ जाते थे जब हम दवाई लेना छोड़ देते थे, लेकिन हमने अब दवाई लेना छोड़े हुए 2-3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक पीरियड क्यों नहीं आए? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हे ईश्वर, हमारे बच्चेदानी की रक्षा करना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अभी हम प्रेग्नेंट भी नहीं है, बहुत डर लग रहा है। मम्मी से बात करें क्या? हाँ, एक बार मम्मी से ही पूछ लेते हैं। निविसा अपनी मम्मी को फोन करने ही वाली थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने नैना खड़ी थी और वो बोली, भाभी सा आपको तैयार होने के लिए कहा है, घर के बड़े और आप महेश्वरी हाउस जाने वाले हैं। निविशा ने हाँ कहा और तैयार होने चली गई। उसने सोचा कि अब अपने मायके जाकर ही अपनी माँ से पूछेगी कि उसके साथ हुआ क्या है। उसने लाल रंग की वर्क वाली साड़ी पहनी और बालों का जुड़ा बनाकर सिर पर पल्लू लिया और अपना हैंडबैग लेते हुए बोली, पैड्स रख लेते हैं, क्या पता आज ही पीरियड आ जाए, लेकिन कोई सिम्टम्स दिख ही नहीं रहे हैं। हे बाल गोपाल, हमें माफ कर दीजिए, अगर कोई भूल हो गई है तो प्लीज हम मासिक धर्म शुरू करवा दीजिए। बहुत चिंता हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ न हो गई हो। फ्यू। चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू लिए निविसा कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आए, जहां पर निहार सबको बता चुका था और सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि अक्षत शारीरिक रूप से बीमार है। ऐसे में कोई लड़की जो इतनी खूबसूरत है, जो इतनी अच्छी है, संस्कारों वाली है, वो अक्षत से विवाह करना चाहती है तो कोई क्यों ही मना करेगा। सब लोग अक्षत के लिए खुश थे, सिवाय शालिनी जी के, क्योंकि उन्हें ये सब नहीं चाहिए था। उन्हें तो कोई अमीर खानदान की लड़की अपनी बहू के रूप में चाहिए थी, जो कि अब संभव नहीं था, क्योंकि निहार बीच में चट्टान की तरह खड़ा था। सबने जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। शालिनी जी ने मना कर दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे नहीं जाएगी। तो अब करतार जी, प्रवीण जी, उत्तरा जी, निहार और निविसा महेश्वरी हाउस अर्थात रामगढ़ जा रहे थे। नैना जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब वो उसका ससुराल बन गया है तो वो विवाह से पहले वहां नहीं जा सकती। निविसा जब नीचे आई थी, हॉल में केवल नैना सोफे पर बैठी हुई अक्षत से बात कर रही थी और निहार वहां नहीं था, लेकिन निविशा उसे ढूंढ भी नहीं रही थी। उसे तो अपने मासिक धर्म की चिंता खाई जा रही थी। वो खूबसूरत कन्या नीचे आई, उसकी पायल जो निहार के उसे सावन मास के उपहार स्वरूप दी थी कि छन छन पूरे हॉल में गूंजने लगी, जिसे सुनते ही बाहर लॉन में खड़ा निहार बेचैन होकर तुरंत महल के अंदर आया तो उसे सामने सिर झुकाकर खड़ी अपनी पत्नी दिखाई दी और उसकी वो लाल साड़ी देखकर निहार की आंखों में जुनून छाने लगा और होठों पर आकर्षक मुस्कान, क्योंकि निहार ने एक दिन कहा था, हमारी जान, आई लव यू इन रेड कलर।
तो हो सके उतने लाल रंग पहनकर हमारे सामने आना, कसम से पागल हो जाऊंगा आपके प्यार में। फाया। ये बात याद आते ही निहार उसे तपिश भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन तभी उसने गौर किया कि वो खुश नहीं है, वो मुरझाई हुई है, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, उसकी आंखें सूनी है। ये सब देखकर निहार की मुस्कान गायब हो गई और वो बेचैन हो गए। अपनी तड़प भरी निगाहों से एक टक निविसा को देखने लगे कि अब वो सामने देखेगी तो निहार उसका हाल पूछेगा, लेकिन निविसा ने उसके सामने देखा ही नहीं और सब लोग वहां पर आ गए, जिनकी वजह से निहार ने अपनी पत्नी से नजरें हटा ली और बोला, देरी हो रही है, बाहर बारिश का मौसम चल रहा है, कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए अब चलते हैं। फाया। इतना कहकर निहार ने अपनी काली गहरी निगाहों से फिर से अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वो अभी भी उदास दिख रही थी और निहार के सामने भी नहीं देख रही थी। ये देखकर निहार बेचैन परेशान होने लगा। अब सबके बीच कैसे बात करें और आगे तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा बात करने का, अब तो सीधा रात को ही समय मिलेगा। निहार ने गहरी सांस ली और बाहर चला गया। निविशा अपनी सासू माँ के साथ बाहर आई और अपनी परेशानी में गुम वो उनके साथ ही एक कार में बैठ गई। ये देखकर तो निहार समझ गया कि कुछ तो हुआ है। निहार अपनी पत्नी को इस तरह नहीं देख पा रहा था, उसका दिमाग खराब हो गया था, लेकिन मजबूरी में उसे दूसरी गाड़ी में अपने काका सा के पास बैठना पड़ा और पीछे वाली कार में निविसा, करतार जी और उत्तरा जी बैठे हुए थे। निहार से पूछकर दोनों गाड़ियां आगे बढ़ गई रामगढ़ के लिए। पूरे रास्ते निहार का दिमाग खराब रहे, वो बेचैन और परेशान रहा और निविसा से बात करने के लिए तड़पता रहा, लेकिन वो तो उसे देख भी नहीं रही थी। ऐसा क्या हो गया अचानक से? निहार खिड़की से बाहर देखते हुए चिंतित होकर अपने मन में बोला, कहीं कल रात की वजह से नाराज तो नहीं है? हम भी न सब कुछ वो वही करते हैं, गुस्सा भी और अब प्यार भी। सामने वाले की हालत देखते ही नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन बात कैसे करे? फाया। निहार सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा था। वहीं पीछे वाली कार में चुपचाप बैठी निविसा के चेहरे को देखकर उत्तरा जी प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा, आज आप इतनी सुस्त क्यों दिख रही है? ये सुनते ही आगे बैठे करतार जी स्नेह से बोले, क्या हो गया बिटिया को? कहीं कुंवर निहार ने तो कुछ नहीं कहा? अगर कहा है तो हमें बता दीजिए बेटा, हम उनकी खबर लेते हैं। निविशा अपनी उंगलियां मोड़ते हुए धीमी आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज तबीयत ठीक नहीं है। करतार जी, तो आपको साथ आना ही नहीं था बेटा, घर पर आराम करते। उत्तरा जी उसका सिर सहलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, अपने माता पिता और भाई को देखेंगे तो अपने आप ठीक हो जाओगी। स्माइल। निविसा हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन मासिक धर्म की चिंता उसे खाए जा रही थी, चैन से सांस नहीं लेने दे रही थी। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन अचानक से निविशा को कुछ महसूस हुआ और वो परेशान होने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छाने लगी और वो तुरंत बोली, माँ सा प्लीज गाड़ी रुकवाएं, हमें वॉशरूम जाना है। ये सुनते ही उत्तरा जी बोली, सुनिए, किसी पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, आवश्यक है। करतार जी बाहर देखते हुए बोले, बाहर रुकने जैसा है ही नहीं, कितनी तेज बारिश हो रही है। उत्तरा जी, फिर भी रुकना पड़ेगा। करतार जी ने हाँ कहा और बोले, जो भी पेट्रोल पंप आए गाड़ी रोक देना। इतना कहकर उन्होंने निहार को कॉल किया और कहा, कुंवर, पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ेगा, नेचर कॉलिंग। ये सुनते ही निहार ने ड्राइवर से कहा, आगे जो भी पेट्रोल पंप आए वहां रुकना। फाया। निहार कॉल कट करने ही वाला था कि उसे आवाज आई, निविशा, क्या हुआ आपको बेटा? आप इस तरह काम क्यों रही हैं? हे भगवान। ये सुनते ही निहार ने अपना फोन कसकर पकड़ा और बोला, क्या हुआ है उनको? बाबा सा बोलिए, क्या हुआ है उन्हें? फाया। करतार जी चिंतित होकर बोले, पता नहीं क्या हुआ है, शायद इनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी रुकते हैं फिर देखते हैं बेटा। निहार की तो हालत खराब हो गई, अब वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। उसे जल्दी से जल्दी निविसा के पास जाना था, उसे संभालना था। कुछ ही देर में एक पेट्रोल पंप आया जहां पर दोनों गाड़ियां रुकी। निहार अपना मास्क लगाकर तेजी से अपनी गाड़ी से निकलकर करतार जी की गाड़ी के पास आया और तब तक उत्तरा जी निविसा को लेकर गाड़ी से बाहर निकल आई। निविसा का लाल हुआ चेहरा और माथे पर पसीने की बूंदें देखकर निहार तुरंत बोला, क्या हुआ है निविसा? डॉक्टर के पास चलना है। फायर नजरें झुकाकर खड़ी निविसा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और उत्तरा जी का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिसे देखकर निहार ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उत्तरा जी असहज महसूस करते हुए बोली, कुंवर, आप सब यहाँ रुकिए, हम आते हैं। निहार समझ गया और सामने से हट गया। उत्तरा जी निविसा को लेकर वहां से चली गई। निहार अपनी जुनूनी और तेज नजरों में तड़प लिए अपनी पत्नी को देखे जा रहा था, जो तेजी से चले जा रही थी। न जाने आज उसे क्या हुआ है। कुछ देर बाद ही निहार के पास उत्तरा जी का कॉल आया, जिसे अटेंड कर वो कुछ बोलता इससे पहले ही उत्तरा जी घबराते हुए बोली, कुंवर, आप जल्दी आइए यहाँ पर। ये सुनते ही निहार हैरान रह गए। निहार अपना मास्क लगाकर तेजी से अपनी गाड़ी से निकलकर करतार जी की गाड़ी के पास आया और तब तक उत्तरा जी निविसा को लेकर गाड़ी से बाहर निकल आई। निविसा का लाल हुआ चेहरा और माथे पर पसीने की बूंदें देखकर निहार तुरंत बोला, क्या हुआ है निविसा? डॉक्टर के पास चलना है।
फायर नजरें झुकाकर खड़ी निविसा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और उत्तरा जी का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिसे देखकर निहार ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उत्तरा जी असहज महसूस करते हुए बोली, कुंवर, आप सब यहाँ रुकिए, हम आते हैं। निहार समझ गया और सामने से हट गया। उत्तरा जी निविसा को लेकर वहां से चली गई। निहार अपनी जुनूनी और तेज नजरों में तड़प लिए अपनी पत्नी को देखे जा रहा था, जो तेजी से चले जा रही थी। न जाने आज उसे क्या हुआ है। कुछ देर बाद ही निहार के पास उत्तरा जी का कॉल आया, जिसे अटेंड कर वो कुछ बोलता इससे पहले ही उत्तरा जी घबराते हुए बोली, कुंवर, आप जल्दी आइए यहाँ पर। फ्यू, ये सुनते ही निहार हैरान रह गए और बोले, हुआ क्या है और आप किस तरफ है? उत्तरा जी, लेडीज वॉशरूम के पास आइए। निहार ने कॉल कट किया और तेजी से आगे बढ़ते हुए बोला, पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। फायर निहार जल्दी से भागते हुए पेट्रोल पंप के लेडीज वॉशरूम के पास आया, जहां पर उत्तरा जी खड़ी चिंतित हुए जा रही थी। उन्हें देखते ही निहार बोला, क्या हुआ है, कहाँ है वो? फायर, उत्तरा जी, कुंवर, अब हम क्या कहें, दरअसल उन्हें लेडीज प्रॉब्लम हुई है और उनकी तबीयत ठीक नहीं दिख रही है। आप बात कीजिए उनसे, वो आपसे खुलकर बात करेगी। हम उनका हैंडबैग लेकर आते हैं। उत्तरा जी वहां से चली गई और निहार बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोला, निविसा, खोलिए, हम हैं। फायर बाथरूम का दरवाजा खुला तो निहार बेचैन होकर आगे बढ़ा। तभी उसे निविसा का मुरझाया हुआ और पीला पड़ा चेहरा दिखा। वहीं निहार को देखते ही निविसा अपनी भावनाएं संभाल नहीं पाई और आंखों से आंसू बहाने लगी। ये देखकर निहार ने उसके चेहरे को थाम कर कहा, निविसा, क्या हुआ है, पीरियड आ गए हैं क्या? फायर रोती हुई निविसा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। ये देखकर निहार और चिंता से बोला, तो क्या हुआ है हमारी जान, हमें बताओ। फायर निविसा सिसकते हुए बोली, पता नहीं क्या हुआ है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी बहुत हालत खराब हो रही है। फ्यू। निहार, हुआ क्या है? आप कह रही हैं कि पीरियड नहीं आए, तो फिर लेडीज प्रॉब्लम कैसे हुई? फायर। निविसा शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोली, निहार जी, वो हमें बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। इतना कभी नहीं होता, ये समझ लीजिए कि ब्लीडिंग की तरह ही हो रहा है। सैनिटरी यूज करना ही पड़ेगा वरना। फ्यू। ये सुनते ही निहार के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अब उसे भी इतनी जानकारी नहीं है कि किसी कन्या को इस हद तक वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है। वो निविसा के बालों को ठीक करते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है? छोटी बात हो या बड़ी बड़ी बात, हम इग्नोर नहीं कर सकते। अभी मासा आपका बैग लेकर आ रही है, आप सैनिटरी नैपकिन यूज कीजिए, उसके बाद हम तुरंत अस्पताल के लिए निकलते हैं। फायर। निविसा उदासी से बोली, लेकिन हमें तो अक्षत भैया के रिश्ते की बात करने जाना है ना। निहार सख्ती से बोला, वो लोग बाद में है, पहले आप हैं हमारे लिए। समझती क्यों नहीं है आप हमें? आपकी चिंता हो रही है। निविसा, रिश्ते होते रहेंगे, पहले आपका ठीक रहना जरूरी है हमारे लिए। देखिए कैसे पीला पड़ गया आपका चेहरा। अब बिना शर्माए, बिना शर्मिंदगी महसूस किए हमें सब कुछ बताइए कि हो क्या रहा है और कब से, ताकि डॉक्टर को बता पाएं। फायर। निविसा ने गहरी सांस ली। तभी उसकी ऐसी हालत देखकर निहार ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाथरूम से बाहर लाया। निविसा मना करने लगी, परेशान होकर बोली, प्लीज रहने दीजिए, हम नहीं चल पा रहे हैं, हमें लीक हो रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम हिल भी नहीं सकते। ब्लू इट। निविसा की ऐसी हालत देखकर निहार का जीव दुखने लगा। उसने उसके सिर को चूमा और प्यार से बोला, ऐसा करते हैं, आपको बिठाते हैं। यूं कब तक खड़ी रहेंगी आप? आइए। फायर। निहार उसे लेकर आगे और एक प्लास्टिक की चेयर देखी। वो थोड़ी गीली थी क्योंकि बारिश की वजह से, इसलिए निहार ने अपना रुमाल उस पर बिछाया और फिर निविसा को बिठाया। निविसा बार बार अपने पैरों को आपस में मिला रही थी, जिसे देखकर निहार उसके सिर पर हाथ रखकर आत्मीयता से बोला, चलिए बताइए क्या हो रहा है। निविसा को शर्म आ रही थी ये सब बोलने में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसे बताना ही होगा और निहार उसका पति है, उसे तो बताना ही होगा। उसने गहरी सांस ली और कहा, जब से हमने वो दवाई लेना बंद किया है तब से हमारी हालत खराब हो रही है। कभी हमारा पेट दर्द शुरू हो जाता है, कभी हमारे सिर में दर्द होता है और कभी हमें बुखार आता है, जो कि आपको भी पता है। बड़ी मुश्किल से बुखार ठीक हुआ था दवाई से, लेकिन अब अचानक से हमें जलन महसूस हो रही है हमारे प्राइवेट पार्ट में। हम ठीक से फ्रेश भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बहुत जलन महसूस हो रही है और बार बार ऐसा एहसास होता है कि पीरियड आ गए, और जब चेक करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पीरियड की जगह पर वाइट डिस्चार्ज निकलता है। शायद हमारे पेट में गर्मी हो गई है और अभी अचानक से हमें लगा कि जैसे कि पीरियड आ ही गए हैं, इसलिए तुरंत गाड़ी रुकवाई थी और वॉशरूम में आकर देखा तो इतना सारा वाइट डिस्चार्ज हुआ कि हमको क्या बताएं, हमें बहुत डर लग रहा है। निहार जी, हमारे पीरियड को क्या हो गया है? वो क्यों रुक गए? हमसे गलती हो गई क्या? हमको दवाई नहीं लेनी चाहिए थी? हम तो पहले भी दवाई लेते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, आप क्यों हो रहा है? निविसा की परेशानी देख निहार ने उसके चेहरे को थाम लिया और प्यार से बोला, शांत हो जाए, गहरी सांस लीजिए, कुछ गलत नहीं हुआ है, हम हैं आपके साथ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। और रही बात आपकी बच्चेदानी को, बस कभी कभी दवाई का गलत असर हो जाता है, इस
वजह से शायद पीरियड आगे खिसक सकते हैं, वो आ जाएंगे क्योंकि आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। और रही बात वाइट डिस्चार्ज की, तो आपके पेट में गर्मी हो गई है और हमने आपसे कहा ना, नेचुरल प्रोसेस के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। पीरियड अपने नियत समय पर जब आ रहे थे तब आपने दवाई लेकर उन्हें रोक दिया, तो वो सब अंदर इकट्ठा हुआ तो गर्मी पैदा हुई। अब वो गर्मी वाइट डिस्चार्ज के रूप में बाहर निकल रही है। देखिए, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति तबाही तो मचाती ही है। हमने उदाहरण देखा ही है। तो बस हमारा शरीर भी एक प्रकृति ही है, सब कुछ अपने अनुसार चलता है तो उसे चलने देना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हालांकि हम उसके लिए आपके ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, आपने जो कुछ भी किया हम दोनों के लिए किया, लेकिन इतना कहेंगे कि आइंदा से ध्यान रखना। अभी आप पैड का इस्तेमाल कर लीजिए और हम तुरंत अस्पताल जा रहे हैं। फाया निहार के इतना कहते ही निविसा उससे लिपट गई, अर्थात उसके पेट से लिपट गई। निहार प्यार से मुस्कुराया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, सब ठीक होगा, आप खुश रहिए। फाया निहार उसके बाल सहलाए जा रहा था, तभी उसे उत्तर ही आती हुई दिखी तो वो तुरंत निविसा से दूर होकर खड़ा हो गया। उत्तरा जी बैग लेकर आई और बोली, कुंवर, अब आप जा सकते हैं, हम संभालते हैं इन्हें। ये सुनते ही निहार और निविसा बेचैनी से एक दूसरे को देखने लगे। निविसा को निहार चाहिए, केवल निहार, वो उससे दूर नहीं जाना चाहती। वहीं निहार उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसे जाना ही पड़ा। उसके जाते ही उत्तरा जी निविसा के गाल सहलाते हुए प्यार से बोली, बेटा, आप हमसे शर्मिंदगी महसूस मत कीजिए, हम आपकी माँ हैं और एक बेटी अपनी माँ को सब कुछ बता सकती है। हम भी एक महिला है, आपकी परिस्थितियों से हम गुजर चुके हैं, आप हमें सब कुछ बता सकते हैं, हमारा अनुभव काम आएगा। बेटा बताइए, क्या दिक्कत हुई है। निविशा खड़ी हुई और बोली, माँ सा, हमें वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, और हमने बीच में पीरियड रोकने के लिए दवाई ली थी, और जब दवाई लेना छोड़ दिया तब भी हमें पीरियड नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन ऊपर चढ़ गए हैं। फ्यू सुनते ही उत्तरा की बोली, आपने चेक किया, आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। निमिषा बोली, ऐसा है तो नहीं, लेकिन एक बार हम डॉक्टर को दिखा देंगे, हो सकता है ऐसा भी। उत्तरा जी, हाँ बेटा, ऐसा ही हुआ होगा। हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। जब हमारा विवाह हुआ था तो विवाह के 25 दिन बाद ही कुंवर निहार हमारे पेट में पड़ गए थे। हमें तो पता ही नहीं चला था कि हम गर्भ से हैं, और ना कुंवर के बाबा सा को पता चला। हमारे पीरियड बहुत लेट हो गए थे, हमने ध्यान दिया नहीं, और जब 1-2 महीने हुए तब जाकर हॉस्पिटल में दिखाया, तब पता चला कि हम तो गर्भवती हैं। क्या क्या सोचा था हमने, विवाह के बाद 2-3 साल बाद बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर ही प्रेग्नेंट हो गए। बस फिर कुंवर निहार के आने की बात कभी समय ही नहीं मिला हमें। स्माइलिंग फेस। उत्तरा जी की बातों से निविशा को थोड़ा सुकून मिल रहा था। वुमेन में सोच रही थी कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस कोई खराबी नहीं होनी चाहिए उसके बच्चेदानी में। अपना बैग लेकर वो वॉशरूम के अंदर चली गई। वहीं निहार गाड़ी के पास इधर उधर टहल रहा था, मुंह पर मास्क लगा था और आंखों में तड़प दिख रही थी। उसने अपने बाबा सा से कह दिया था कि वो निविसा को लेकर हॉस्पिटल जाएगा, और आप सब रामगढ़ जाकर आकाश जी से बात करके सब तय कर दें, जितना जल्दी हो सके कुंवर अक्षत का विवाह हो जाए। कुछ देर बाद निविसा अपनी सासू माँ के साथ वहां पर आई। उसके आते ही निहार तुरंत बोला, आप लोग जाए, हम रात तक पहुंच जाएंगे वहां। फाया सबने हाँ कहा और एक गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। उनके जाते ही निहार प्यार से अपनी पत्नी के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर बोला, अभी भी हो रहा है। फाया निविसा दुखी होकर, हाँ फ्यू। निहार ने उसे पकड़कर सीधा अपने सीने से लगाया और उसके सिर को चूमते हुए बोला, सब ठीक हो जाएगा हमारी जान। फाया निविशा ने भी उसे कसकर पकड़ा और बोली, काश हम प्रेग्नेंट हो जाएं और कोई दिक्कत न हुई हो। ये सुनते ही निहार असहज महसूस करने लगा। उसने निविशा को अपनी बाहों से अलग किया और उसे गाड़ी में बिठाते हुए बोला, अब चलते हैं, ठीक है। फाया निहार और निविशा हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं चौहान परिवार रामगढ़ आकाश जी के घर पहुंच गए, जहां पर उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, उनके लिए बहुत ही उचित व्यवस्था की गई। करतार जी और प्रवीण जी ने अक्षत और स्मृति के बारे में तो आकाश जी को पहले ही फोन करके बता दिया था। अब तो बस वे लोग आपस में निर्णय ले रहे थे कि आगे क्या करना है, किस प्रकार करना है। दोनों बच्चे खुश हैं तो विवाह हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर सबकी तरफ से हाथी, तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। वहीं ऊपर निविदाओं के कमरे में स्मृति शर्मा जा रही थी। उसका सपना पूरा होने जा रहा था, उसका विवाह जो होने जा रहा था। अक्षत उसका सच्चा जीवन साथी है, जिसे देखते ही स्मृति के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और वह समझ गई थी कि अक्षत ही उसका सच्चा प्यार है। वो बहुत खुश थी कि उसके और अक्षत के मिलन में कोई तकलीफ नहीं आई और सब लोग इतनी आसानी से मान गए। हालांकि उसको पता नहीं था कि शालिनी जी इसके सख्त खिलाफ थी, लेकिन कोई उनकी सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि निहार ने जो इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाया था। अब सब ने मिलकर निर्णय ले लिया। हालांकि सब लोग निहार का इंतजार कर रहे थे और उसे कॉल भी किया गया था। जब वो रास्ते में था और उसकी राय ली गई थी, तो उसने इतना ही कहा कि जैसा पंडित जी कहेंगे वैसा ही होगा। तो बस फिर निर्णय ले लिया गया, कल का शुभ
मुहूर्त निकला था सगाई के लिए, जिसमें अक्षत स्मृति और शाश्वत नैना की एक साथ सगाई होने वाली थी और 3-4 दिन बाद ही अक्षत स्मृति के विवाह का भी उचित मुहूर्त निकला था। निहार को फोन करके जब ये सब बताया गया तो उसने भी हाँ कह दिया। सब कुछ तय हो चुका था, अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी चारों तरफ। वही निहार अपनी पत्नी को लेकर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया, जहां वो कांप रही थी, और उसका हाथ पकड़कर निहार बोला, चले। फायर निहार अपनी पत्नी को लेकर एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंच गया, जहां वो कांप रही थी, और उसका हाथ पकड़कर निहार बोला, चले। फायर निविसा ने गहरी सांस ली और मन में ईश्वर का स्मरण करते हुए आगे बढ़ गई। राज्य की सबसे प्रसिद्ध गायनेकोलॉजिस्ट से निहार ने अपॉइंटमेंट ली थी। मुख्यमंत्री अपनी पत्नी को लेकर आ रहे थे तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी फ्री हो जाता है। निहार निविसा को लेकर उनके केबिन में आया। वो तो कदम आगे ही नहीं बढ़ा पा रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं डॉक्टर ने कुछ कह दिया और कोई बड़ी समस्या हुई तो वह क्या करेगी, लेकिन निहार उसे हिम्मत देते हुए अंदर लेकर आया, जहां पर डॉक्टर खड़ी थी उनके इंतजार में। निहार के आते ही डॉक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और निहार से हाथ मिलाया। निहार ने अपना मास्क हटाया और डॉक्टर बोली, वेलकम सीएम सर, आइए बैठिए। निहार और निविसा डॉक्टर के सामने चेयर पर बैठ गए। निविसा घबरा रही थी, वो नजरें भी उठा नहीं पा रही थी उसकी ऐसी हालत देखकर। डॉक्टर बोली, चिंता मत कीजिए मिसेज चौहान, एकदम शांत हो जाए और सबसे पहली बात ऐसा सोचिए कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब ठीक है। कई बार ज्यादा गलत सोचने से भी हमारे दिमाग पर और शरीर पर गलत असर पड़ता है। आप तो ऐसा सोचिए कि सब सही होगा, ठीक है, और आपको जो भी दिक्कत है आप खुलकर हमें बता सकती हैं। स्माइल। निविशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी निहार बोला, एक्चुअली ये थोड़ी कम बोलती है, घबरा ज्यादा जाती है। आजकल के जमाने में जो अनोखा प्राणी होता है ना, वो हमारी पत्नी है। ऐसी लड़की आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। फाया। निहार की बात सुनकर डॉक्टर हंसते हुए बोली, सही कहा आपने। कोल्ड स्वेट स्माइल। निविशा को बिल्कुल हंसी नहीं आ रही थी, वह तो घबरा रही थी, बार बार अपने पेट को देख रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट हो जाए ताकि उसके उतेरस में कोई गड़बड़ ना हुई हो। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और उसकी झुकी हुई पलकों को देखकर बड़े प्यार और सौम्यता से बोली, निविसा, चलिए बताइए क्या समस्या है आपको। स्माइल। निविसा अपनी उंगलियां मोड़ते हुए बोली, हमें बहुत डर लग रहा है, हमारे बच्चेदानी को कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। ये सुनते ही डॉक्टर और निहार एक दूसरे के सामने देखकर मुस्कुराने लगे। डॉक्टर से बोली, हाँ बेटा कुछ नहीं होगा, हम आपकी माँ की उम्र की हैं, आप खुलकर हमें सब कुछ बताइए, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। स्माइल। निविशा ने हाँ कहा और बोली, एक्चुअली हमने पीरियड रोकने की दवाई लेना शुरू किया था 7-8 दिन पहले। ये सुनते ही निहार ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, जिसे देखकर निविसा डरने लगी। निहार को अब जाकर पता चला कि निविशा 7-8 दिन पहले से दवाई ले रही है। वो डरने लगी। तभी डॉक्टर बोली, अच्छा ये दवाई आपने कितने दिनों तक ली है। निविशा को और डर लगा, अगर उसने सच बता दिया तो निहार गुस्सा करेगा, लेकिन सच तो बोलना ही होगा, इसलिए वो बोली, हम पूरे 7 दिनों से ये दवाई ले रहे हैं। निहार ने अपना मुंह फेर लिया क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इस लड़की ने 7 दिन तक लगातार गोलियां ली हैं, पागल है ये लड़की। निहार ने अपने गुस्से पर नियंत्रण रख रहा था। वही डॉक्टर बोली, चलिए 7 दिन तक आपने दवाई ली, यानी कि एक दिन में 2 गोली ली होगी, तो 7 दिन में अपने 14 गोलियां ले ली। निविसा हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगी। डॉक्टर आगे बोली, अच्छा तो आगे बताइए समस्या क्या है। निविसा, हमने जब से दवाई लेना बंद किया तब से हमारे पीरियड नहीं आए, काफी दिन ऊपर चढ़ गए, अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन हमें बार बार ऐसा लगता है जैसे आने वाले, और जब चेक करते हैं तो नहीं आते हैं। हमें बुखार आ रहा है, हमारे सिर में दर्द रहता है, पेट में भी दर्द होता है और पेट का दर्द हमें सहन भी नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमें बहुत ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और वॉशरूम करने के स्थान पर जलन हो रही है। आज तो इतना ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हुआ कि हमें सैनिटरी नैपकिन यूज करना पड़ा। निहार दूसरी तरफ देख रहा था, उसकी आंखें बंद थी, अपनी दाढ़ी मसल रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उतना ही ज्यादा दुख हो रहा था अपनी पत्नी के लिए, जो कितना सब कुछ सहन कर रही है। वो तो सिर्फ देख सकता है, उसका साथ दे सकता है, लेकिन उसकी पीड़ा तो नहीं ले सकता ना। सच में लड़कियां कितनी महान होती है, कितना दर्द सहन करती हैं बस अपने पति को खुश करने के लिए। निविशा ने भी यही सोचा था कि अगर पीरियड को रोक देगी तो निहार उसके निकट आ पाएगा, उन दोनों के बीच में दूरियां नहीं रहेगी और निहार गुस्सा भी नहीं करेगा। लेकिन नादान लड़की ने खुद के ऊपर ही तकलीफ ले ली और अब भुगत रही है। निविशा की सारी बातों को सुनकर समझकर डॉक्टर सीरियस होकर बोली, अच्छा आप हमें ये बताइए कि आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है। निविशा, 1 महीना हुआ है। डॉक्टर, अच्छा 1 महीना हुआ है, और लास्ट टाइम आप दोनों फिजिकल कब हुए थे। ये सुनते ही निविसा अपनी नज़र झुका लेती है। तभी निहार कहता है, लास्ट नाइट। फायर। डॉक्टर, अच्छा तो प्रेगनेंसी की कोई चांस है, मतलब आपने अभी प्लान तो बनाया नहीं होगा। निहार, ऐसा कुछ भी नहीं है, शी इज नॉट प्रेग्नेंट। फायर।
ये सुनते ही निविसा की एक जो उम्मीद थी वह भी टूट गई। जैसी बात निहार कह रहा है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तो ये सच ही है, क्योंकि एक पति को ही पता ना पता होता है कि वो कब अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट कर सकता है। डॉक्टर अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, आइए मिसेज चौहान, हम आपके कुछ चेकअप करना चाहते हैं। निविशा निहार की तरफ देखने लगे, तभी निहाल ने भी उसकी तरफ देखा और कहा, जाए, हम यहीं पर बैठे हैं। फायर निमिषा को लगा कि निहार फिर से नाराज हो गया है, क्योंकि वह जिस तरह से बोल रहा था उसकी आवाज में नाराजगी दिख रही थी। बेचारी भोली भाली निर्विसा चुपचाप डॉक्टर के साथ उसके केबिन के अंदर बने एक अलग क्षेत्र के अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से बंद हो गया। बाहर चेयर पर बैठा निहार बहुत कुछ सोच रहा था। उसने अपना मोबाइल बाहर निकालकर एक नंबर डायल किया और बोला, हम जो सामान मंगवा रहे हैं वो आधे घंटे के अंदर अंदर हमारी गाड़ी के अंदर रखवा देना। निहार ने कॉल कट कर दिया, तभी उसके कानों में निविसा की कराह सुनाई दी, ब्लू इट। ये सुनते ही निहार ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आंखें बंद करके स्वयं को शांत करने लगा। कुछ देर बाद निविसा डॉक्टर के साथ बाहर आ गई। तभी निहार ने देखा कि पीछे से निविशा की साड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी। वो समझ गया कि अच्छे तरीके से उसकी चेकिंग हुई है। डॉक्टर अपनी चेयर पर आकर बैठ गई और निवि निहार के पास आने लगी। तभी निहार उठा, झुका और उसने अपनी पत्नी की साड़ी को ठीक किया। उसका ऐसा व्यवहार निविशा को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वह डर रही थी कि निहार अभी भी नाराज ही होगा। निहार ने उसका हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से उसे अपने बगल चेयर पर बिठा दिया और बोला, सब ठीक है ना डॉक्टर, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। डॉक्टर, कोई बड़ी समस्या नहीं है, हमने अच्छे से जांच पड़ताल की है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो कई बार हो जाती है। हम आपको बताते हैं, दरअसल नवविवाहित लड़की को शादी के बाद सफेद पानी, ल्यूकोरिया या व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या हो सकती है। यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर यह अधिक मात्रा में या असामान्य लक्षणों के साथ हो तो ये किसी संक्रमण या स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। इसके कारण कई हैं, जैसे हार्मोनल परिवर्तन, अर्थात शादी के बाद शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं जो सफेद पानी की मात्रा और बनावट को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा संक्रमण, योनि में संक्रमण, जैसे बैक्टीरियल या फंगल संक्रमण भी सफेद पानी का कारण बन सकता है। और अन्य कारणों की बात करें तो कुछ मामलों में गर्भावस्था, तनाव या कुछ दवाओं के सेवन से भी सफेद पानी आ सकता है। और मैसेज चौहान के ऊपर तो सभी कारण लागू होते हैं। अभी नया विवाह हुआ है, इन्होंने दुनिया भर का तनाव लिया है, गोलियां खाई हैं, बाकी सब ठीक है। संक्रमण बिल्कुल भी नहीं है, कोई बैक्टीरिया प्रॉब्लम भी नहीं है, बस तनाव, गोलियां और नया विवाह इनकी समस्या का कारण बना है। स्माइल। ये सुनते ही अब जाकर निविसा की जान में जान आई और उसने चैन की सांस ली। वही निहार सीरियस होकर बोला, तो अब आगे क्या क्या सावधानी बरतनी होगी? फायर डॉक्टर, सबसे पहले तो तनाव लेना कम कर दीजिए। दूसरा, प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ कोई छेड़छाड़ आवश्यक नहीं। तीसरा, गर्म तासीर की वस्तुएं कम खाएं। और बाकी आप दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जस्ट एंजॉय योर लाइफ बट बी हेल्दी। हम कुछ मेडिसिन लिख रहे हैं, इन्हें समय से लेना, एक दिन भी चुकना मत। और हाँ, पीरियड आ जाएंगे, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। स्माइल। कुछ देर बाद वो दोनों वहां से जाने लगे। निहार आगे चल रहा था और आंखों में बेचैनी लिए उसके पीछे चल रही निविशा उसे देखे जा रही थी। निहार आगे बढ़ता जा रहा था, तभी निविशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। निहार ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा तो वो बड़ी मासूमियत और तड़प से बोली, आप हमसे नाराज तो नहीं हो ना? निविशा का इतना प्यारा चेहरा देखकर निहार को उसके ऊपर बहुत प्यार आया और वो उसके सिर पर हाथ रख के हाथ में असीम प्रेम और स्नेह से बोला, बिल्कुल भी नाराज नहीं हमारी जान, क्यों नाराज होंगे हम आपसे? बल्कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम आपके प्यार में पागल हो रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप किस हद तक हमसे प्यार करती हैं, कितनी तकलीफ झेल रही हैं आप हमारे लिए, और आपको लगेगा कि हम आपके ऊपर गुस्सा करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अब हम आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। फाया। निविशा भावुक होकर तुरंत निहार के गले लग गई। उसने देखा ही नहीं कि यह पब्लिक एरिया था, उसे तो बस अपने पति के गले लगना था। निहार ने भी मर्यादा को कुछ पल के लिए त्याग दिया, अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद वो उसे लेकर पार्किंग में आया और उसके लिए कार का दरवाजा खुद से खोला और आदर से बोला, आराम से बैठना। निविशा अंदर बैठ गई, तभी उसे अपनी सीट पर रखी मिठाई का बॉक्स देखा। वो उसे खोलने लगी, तभी उसमें बेसन के लड्डू देखकर वो हैरान रह गई। तभी उसके बेहद करीब आकर सीएम चौहान शिद्दत से बोले, लड्डू के लिए देशी घी से बने बेसन के लड्डू। फायर। निविशा मुस्कुराते हुए बोली, आपको कैसे पता? निहार कार का दरवाजा बंद करते हुए बोला, एक दिन आपके पापा के मुख से ही सुना था कि वे आपको लड्डू कहकर बुला रहे थे। बाय द वे, इस लड्डू को तो हम खाएंगे। फायर। निविसा शर्मा कर निहार के सीने से लग गई और निहार बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए बोला, निविसा, इतना तनाव मत लिया करो, कमजोर पड़ जाओगी। खुद के बारे में नहीं तो कम से कम हमारे बारे में सोचा कीजिए। हम आपके जीवन में आ चुके हैं तो अब आपको कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अच्छा होता रहेगा। फायर। निविशा उसके सीने में मुंह घुसा कर बोली,
आप यूं ही हमारा साथ देते रहना, हम संभल जाएंगे। निहार ने उसे और कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो दोनों रामगढ़ पहुंच गए। शाम हो गई थी और भोजन की तैयारी चल रही थी। हॉल में पुरुषों की बातचीत चल रही थी, जिनमें सीएम चौहान भी शामिल थे। वहीं किचन में महिलाएं बातचीत किए जा रही थी। निविशा सिर पर पल्लू लिए सब्जी बना रही थी, तभी उसे वापस से चक्कर आने लगे, किंतु उसने इग्नोर किया और बड़े चाव से अपने पति के लिए सब्जी बनाने लगी। तभी उसे एक बार फिर से चक्कर आए और वो लड़खड़ाते हुए बोली, न निहार जी। इतना कहते ही निविसा धड़ाम से जमीन पर गिर गई और जमीन से उसका सिर टकरा गया। उत्तरा जी और दीप्ति जी के तो होश उड़ गए और वो दोनों जोर से चीखी। निविसा। ऐसी चीखें सुनकर हॉल में बैठे सभी पुरुष घबरा गए। निहार तो तुरंत भागा किचन की तरफ और जब उसने जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी को देखा तो दंग रह गया। निहार ने उसे और कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद वो दोनों रामगढ़ पहुंच गए। शाम हो गई थी और भोजन की तैयारी चल रही थी। हॉल में पुरुषों की बातचीत चल रही थी, जिनमें सीएम चौहान भी शामिल थे। वहीं किचन में महिलाएं बातचीत किए जा रही थी। निविशा सिर पर पल्लू लिए सब्जी बना रही थी, तभी उसे वापस से चक्कर आने लगे, किंतु उसने इग्नोर किया और बड़े चाव से अपने पति के लिए सब्जी बनाने लगी। तभी उसे एक बार फिर से चक्कर आए और वो लड़खड़ाते हुए बोली, न निहार जी। इतना कहते ही निविसा धड़ाम से जमीन पर गिर गई और जमीन से उसका सिर टकरा गया। उत्तरा जी और दीप्ति जी के तो होश उड़ गए और वो दोनों जोर से चीखी। निविसा ऐसी चीखें सुनकर हॉल में बैठे सभी पुरुष घबरा गए। निहार तो तुरंत भागा किचन की तरफ और जब उसने जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी को देखा तो दंग रह गया। वो तुरंत भागा जमीन पर घुटनों के बल बैठकर और जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी को अपनी गोद में लेकर उसके गाल थपथपाते हुए बोला, निविसा सुनिए, उठिए, क्या हुआ आपको। निविसा ने कोई गतिविधि नहीं दिखाई, जिसे देखकर निहार के साथ साथ सभी लोग घबरा गए। तभी निहार जोर से बोला, पानी दीजिए। दीप्ति जी ने तुरंत एक गिलास पानी निहार को दिया। निहार ने पानी के छींटे निविसा के चेहरे पर मारे तो उसकी आंखें खुलने लगी, उसे होश आने लगा। ये देखकर निहार की जान में जान आई कि बाकी सभी ने भी चैन की सांस ली। करतार जी बाहर खड़े होकर चिंता से बोले, बेटा ठीक हो ना। निविसा जो कि धीरे धीरे होश में आने लगी थी और अपने पति की बाहों में थी, तभी निहार अपनी तेज और सख्त नजरों से उसके चेहरे को देखते हुए अपनी दमदार आवाज में बोला, बाबा सा, आप सब आराम से बैठिए, ये ठीक है। फायर। निहार की बात सुनकर करतार जी, प्रवीण जी और आकाश जी शाश्वत के साथ वहां से चले गए। वहीं उत्तरा जी और दीप्ति जी चिंतित होकर निहार की गोद में सिर रखकर लेटी निविसा को देखे जा रही थी। उत्तरा जी, कुंवर इन्हें ऊपर कमरे में ले जाइए। ये सुनते ही निहार, जो कि निविसा को घूरे जा रहा था, गुस्से से बोला, इन्हें रसोई में काम करवाने की जरूरत क्या थी। माँ सा, आपको तो सब पता है, फिर भी। फायर। ये सुनते ही दीप्ति जी घबराते हुए बोली, माफ कीजिएगा जमाई सा, हमने ही इनसे कहा था कि सब्जी बना दे। निहार खड़ा हुआ और निविसा का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, मम्मी, इन्हें आराम की जरूरत है, आपकी बेटी हद से ज्यादा कमजोर है। फायर। ये सुनकर निविसा, जो कि बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई थी, उदास हो गई और अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से अपने पति के सख्त चेहरे को देखे जा रही थी, जो उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। दीप्ति जी, माफ कीजिएगा जमाई सा, हमें पता नहीं था, आप इन्हें लेकर ऊपर चले जाइए। निहार ने गहरी सांस ली। तभी निविशा के कदम फिर से लड़खड़ाने लगे, लेकिन इस बार निहार ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और बोला, आइए। फायर। निविसा चुपचाप निहार के साथ चली गई। वो सीढ़ियों पर चढ़ने में सक्षम नहीं थी और निहार इधर उधर देखने लगा कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसने किसी को वहां पर नहीं देखा तो तुरंत अपनी पत्नी को गोद में उठा लिया और तेजी से ऊपर चला गया। कमरे में आकर उसने निविसा को बेड पर बिठाया और वहां से जाने लगा। तभी निविशा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, आपके लिए आलू लहसुन की सब्जी बना रही थी। ये सुनते ही निहार रुका और बिना उसकी तरफ देखे अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, हमें आलू लहसुन से नहीं, आपसे प्यार हो गया है तो हमारे लिए आप जरूरी हैं, लेकिन ये बात आप समझेंगी नहीं। फायर। निविशा बेड से उठने लगी। तभी निहार तुरंत उसकी तरफ मुड़ा और उसे पकड़कर वापस बिठाते हुए उसके बेहद करीब आकर सख्ती से बोला, समझती क्यों नहीं हो, जान छिड़कते हैं हम आपके ऊपर, जीना चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ, और आप है कि खुद का ध्यान ही नहीं रख रही है। अगर ऐसी ही लापरवाही चलती रही तो हम सीएम पद छोड़कर पूरी तरह से आपकी सेवा में लग जाएंगे। फायर। निविशा ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और बोली, देश और राज्य को आपके जैसा नेता की आवश्यकता है। आपको जीवन पर्यंत राजनीति में रहना है और कल्याण कार्य करने हैं। वैसे भी विपक्ष बौखला गया है आपके और प्रधानमंत्री जी के डंके को देखकर। विपक्ष नेता जो ठीक से बोलना नहीं जानते, वे आपके लिए बुरा ही चाहते हैं। उन्हें आपकी गद्दी लेनी है ताकि हम सब जनता के बीच अन्याय कर सके। स्माइल। निहार उसकी झील सी नीली आंखों का कायल होकर उसके पास बैठ गया और उसका कोमल हाथ चूमते हुए जुनून से बोला, आपके साथ तो कुछ नहीं होने देंगे महारी मीठी जलेबी। आपको तो कहीं ऐसी जगह लेकर चले जाएं जहां मानव जाति हो ही ना, केवल हम दोनों और घना जंगल और हम दोनों का प्यार।
फायर। निविसा बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराकर निहार के निकट आने लगी। वो उसे देखे जा रहा था, तभी निविसा ने उसके चेहरे को थाम लिया और उसके माथे पर चूमते हुए बोली। सुबह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा था, इसलिए कमजोरी आ गई और बेहोश हो गए थे। अब हम ठीक है, बस आप गुस्सा मत करना हमारी जान। स्माइल। निहार ने असीम सुख और सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत निविसा को पकड़कर बेड पर लिटा दिया और उसके कोमल पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। पति की सेवा पाकर निविसा एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी, इस बात से अनजान कि कब बहुत कुछ भयानक उसके साथ होने जा रहा था। निहार एकटक उसे देखने लगा, जिससे वो बोली, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? निहार, सोच रहे हैं कि इतना प्यार कैसे करने लग गए आपसे? फायर। निविसा उसके और निकट आकर उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोली। शायद इस कारण। स्माइल। निहार ने उसे पकड़कर अपने गले लगाया और सिर पर चूमते हुए बोला, अपना ध्यान रखो, जितना हो सके हेल्थी रहो, अगले साल हम दोनों को माता पिता भी बनना है, उसके लिए आपका स्वस्थ रहना आवश्यक है। फायर। निविसा ने शर्माते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी निहार उसके बिखरे बालों को पीछे करते हुए बोला, अभी भी हो रहा है वाइट डिस्चार्ज या ठीक है? निविसा, अब बंद हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। निहार, अच्छी बात है, वैसे क्या हम एक बार चेक कर सकते हैं इफ़ यू हैव नो प्रॉब्लम? निविसा असहज महसूस करते हुए बोली, रहने दीजिए न, हम ठीक हैं। निहार मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हम आपके और हमारे लिए खाना ऊपर ही मंगवा देते हैं। फायर। रात्रि भोजन हो जाने के बाद निहार को तो इमरजेंसी कॉल आ गया, तो उसे दिल पर पत्थर रखकर वहां से जाना पड़ा और उसके साथ चौहान परिवार भी चला गया। निविसा आज की रात अपनी मां से लिपट कर सोई और उन्हें अपनी सारी तकलीफ बताते हुए बोली, हम तो थक गए हैं, पूरा शरीर दुख रहा है। दीप्ति जी उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोली, आगे से ध्यान रखना बेटा। वैसे जब हमारा और आपके पापा का विवाह हुआ था तब ऐसी समस्या हमें भी हुई थी, थोड़ा व्यक्तिगत है, कैसे बताएं, लेकिन सच यही था कि आपके पापा पहली रात को बड़े बेकाबू हो गए थे, जिसका परिणाम अगले 10 दिन तक हमने भुगता और पहली बार के प्रेम में ही शाश्वत हमारे पेट में आ गए। सबको बताने में भी शर्माए कि विवाह के 1 महीने में ही प्रेग्नेंट हो गई। दोनों माँ बेटी हंसने लगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर निविसा फूलों की माला बना रही थी और बाकी सभी होटल जाने की तैयारी कर रहे थे जहां सगाई फंक्शन होगा। निविसा अपने काम में मग्न थी, तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ रखकर कहा, कैसी हो हमारी परी? ये आवाज सुनते ही निविसा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और आंखों में वही पुराना दर्द और डर एक साथ उमड़ आया। उसने तुरंत अपनी नजरें उठाकर देखा और सामने खड़े फूफा जी को देखकर उसकी आत्मा तक हिल गई और झरझर आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांप रही थी, घबरा रही थी। तभी फूफा जी उसके पास आते हुए बोले, क्या हुआ परी, जरा पास तो आओ अपने फूफा जी के। ये सुनते ही निविसा कांपते हुए बोली, न निहार जी, बचाए, हाँ हमें ले जाए। रश्ट फेस। फूफा जी गंदी हंसी हंसते हुए उसके और पास आने लगे और निविसा अब अपने नियंत्रण से बाहर होने लगी। सांसें फूलने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें छाने लगी। उसकी आंखें के आगे वो गंदा और भयानक दृश्य घूम रहा था जो उसे पागल बना रहा था। वो बस अपने कांपते होठों से निहार का नाम ले रही थी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर निविसा फूलों की माला बना रही थी और बाकी सभी होटल जाने की तैयारी कर रहे थे जहां सगाई फंक्शन होगा। निविसा अपने काम में मग्न थी, तभी उसके सिर पर किसी ने हाथ रखकर कहा, कैसी हो हमारी परी? ये आवाज सुनते ही निविसा के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और आंखों में वही पुराना दर्द और डर एक साथ उमड़ आया। उसने तुरंत अपनी नजरें उठाकर देखा और सामने खड़े फूफा जी को देखकर उसकी आत्मा तक हिल गई और झरझर आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांप रही थी, घबरा रही थी। तभी फूफा जी उसके पास आते हुए बोले, क्या हुआ परी, जरा पास तो आओ अपने फूफा जी के। ये सुनते ही निविसा कांपते हुए बोली, न निहार जी, बचाइए, हाँ हमें ले जाइए। राष्ट्रफीस। फूफा जी गंदी हंसी हंसते हुए उसके और पास आने लगे और निविसा अब अपने नियंत्रण से बाहर होने लगी। सांसें फूलने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें छाने लगी। उसकी आंखें के आगे वो गंदा और भयानक दृश्य घूम रहा था जो उसे पागल बना रहा था। वो बस अपने कांपते होठों से निहार का नाम ले रही थी। वो तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और पीछे हटने लगी और फूफा जी उसके निकट आने लगे। ये देखकर निविसा की तो हालत ही खराब हो गई और वो तुरंत ऊपर भाग गई। ये भी फूफा जी हैरानी से बोले, पता नहीं ये लड़की हमसे इतना क्यों डरती है, जबकि हम इसे कितना लाड करते हैं। खैर, हमें शाश्वत की सगाई फंक्शन पर ध्यान देना चाहिए। निविसा भागती हुई अपने कमरे में आई। उसने बेड से अपना फोन लिया और कांपते हाथों से निहार को कॉल लगा दिया, किंतु दुर्भाग्यवश निहार कॉल अटेंड नहीं कर पाया और निविसा डर के मारे पागल होती रही। अब उसके पेट में दर्द होने लगा। वो बेड पर बैठ गई और तेज तेज सांस लेते हुए बोली, नहीं निविसा, आप कमजोर नहीं पड़ सकती।
निहार जी ने समझाया है न कि वो आपके साथ है, तो बस हिम्मत रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब निहार जी आपके जीवन में हैं और वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। निविसा ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और घबराती हुई जल्दी से तैयार होने लगी भैया की सगाई के लिए। उसने सुनहरे रंग की हैवी वर्क की साड़ी पहन ली और उसी से मैचिंग हीरे का हार पहन लिया और कानों में हीरे की झुमकी, कलाई में हीरो के कंगन, बालों को खुला रखा, सुनहरे रंग की बिंदी लगाई, मांग में सिंदूर भर दी, गले में मंगलसूत्र तो पहना हुआ ही था और अब अपने सिर पर पल्लू लेकर अपने रूप को आईने में देखते हुए बोली, बहुत डर लग रहा है हमें, हम इस इंसान का सामना नहीं कर सकते, जल्दी से आप आ जाए, आपके साए में ही सुरक्षित हैं हम। निहार की सुंदर सी पत्नी तैयार थी अपने भाई और सहेली की सगाई फंक्शन में शामिल होने के लिए। वो मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो हादसा उसकी आंखों के सामने हुआ था उसे भूला नहीं पा रही थी। उसका अतीत इतना अच्छा नहीं रहा है जिसे चुटकियों में भुलाया जा सके। हालांकि निहार का प्यार उसके अतीत पर भारी पड़ रहा था, इसीलिए तो हमेशा से डरपोक और कमजोर रहने वाली निविसा आज हिम्मत दिखा रही थी, जबकि वो हैवान इंसान उसके घर में मौजूद है। निविशा को जैसे जैसे टेंशन हो रहा था उसकी सांसें तेज हो रही थी और जैसे ही वो निहार के चेहरे को देखते उसकी कल्पना करती वो अपने आप शांत हो जा रही थी। उसने बार बार निहार का नाम लिया, अपनी सांसों को नियंत्रित किया और सर पर पल्लू लेकर कमरे से बाहर निकल आई। उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसे अपने पति के लिए मजबूत बनना होगा। सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़ते हुए डरते हुए नीचे उतर आई और अपनी नीली आंखों से चारों तरफ देखने लगेगी, कहीं उसके फूफा जी उसे दिख न जाए। वो बहुत घबरा रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी उसे अपने पापा नजर आए। आकाश जी को देखते ही वो तुरंत उनकी तरफ भागी और सीधा उनके गले लग गई। ये देखकर आकाश जी को हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने प्यार से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, तैयार हो गई हमारे लड्डू, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आपकी मम्मी, फूफा जी और आपके भाई साहब होटल के लिए निकल गए स्मृति के साथ में, अब हम दोनों भी चलते हैं, ठीक है? स्माइल। निविसा को चैन मिला कि फूफा जी घर में नहीं है। वो आकाश जी से दूर हुई और बोली, तो आप क्यों नहीं गए उनके साथ? आकाश जी उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोले, क्योंकि हमारी बेटी यहाँ पर है, अपनी बेटी को अकेला थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। उस गाड़ी में 2 जनों के लिए जगह नहीं थी, सिर्फ एक जने के लिए थी, और हम थोड़ी ना आपको छोड़कर जाएंगे। स्माइल। आकाश जी की बात सुनकर निविसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपने पिताजी का हाथ पकड़कर खुशी से घर से बाहर निकल आई। दूसरी गाड़ी में बैठकर वो दोनों भी होटल के लिए निकल गए। शहर की एक आलीशान और लग्जरियस होटल में सगाई फंक्शन का आयोजन किया गया था। अक्षत नहीं चाहता था कि उसके विवाह के किसी भी फंक्शन में ज्यादा मेहमान आए। वो बस साधारण तरीके से विवाह करके अपने जीवन की शुरुआत करना चाहता था, और अपने छोटे भाई की बात निहार कैसे नहीं मानता, इसलिए उसने वैसा ही किया। बाहरी लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया, वैसे भी नहीं दिया जा सकता था क्योंकि निहार की सुरक्षा और प्राइवेसी का भी मामला था। होटल के एक बड़े से हॉल में सगाई फंक्शन चल रहा था। दोनों परिवार और कुछ निकट संबंधी वहां पर मौजूद थे, इसलिए निविसा के चेहरे को ढकने की भी आवश्यकता नहीं थी और सभी से कह दिया गया था कि हॉल के अंदर प्रवेश करते ही अपना अपना मोबाइल सब लोग जमा करवा दे, ताकि कोई भी निविसा की या फिर परिवार के सदस्य की तस्वीर ना क्लिक कर सके और उसे सोशल मीडिया पर ना डाले। सब लोग पहुंच चुके थे, चौहान परिवार भी और माहेश्वरी परिवार भी। हॉल के बीचों बीच बड़े से स्टेज पर 4 सोफे लगे हुए थे। जोड़ी में एक सोफे पर अक्षत और स्मृति बैठे हुए थे और दूसरी तरफ शाश्वत और नैना बैठे हुए थे। उन चारों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और चमक थी। उनको अपना प्रेम मिल गया था और इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। उन चारों को खुश देखकर दोनों परिवार खुश हो रहे थे, लेकिन कोई था जो अंदर ही अंदर जल रहा था, तड़प रहा था, लेकिन निहार के डर से कुछ नहीं कर पा रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि शालिनी जी ही थी, जिनके सारे प्लान फ्लॉप होते जा रहे थे निहार के कारण। निहार ने उनके दोनों बच्चों का विवाह उनकी इच्छा के विपरीत जाकर तय किया है और यह बात शालिनी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। शालिनी निहार और उसकी पत्नी से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि जब से निविसा उसके जीवन में आए तब से निहार बदल गया है। अब वो दूसरों के प्रेम संबंधों को सुधार रहा है, उनके रिश्ते तय कर रहा है। पहले तो वो घर पर भी नहीं रहता था, अब घर पर भी रहने लगा है। पारिवारिक मामलों में कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है, और हद तो तब हो गई जब निहार ने शालिनी जी की इज्जत किए बिना ही उनके दोनों बच्चों का विवाह तय कर दिया, वो भी उनकी इच्छा के खिलाफ जाकर। ये बात शालिनी जी हजम ही नहीं कर पा रही थी। कोई प्लान सोच ही रही थी, तभी निविशा अपने पापा के साथ वहां पर पहुंच गई। एक बार फिर से सबकी नज़र उस पर जाकर अटक गई। सब लोग यही कहने लगे कि निहार कितना भाग्यशाली है जो उसे इतनी सुंदर पत्नी मिली है। सुंदरता तो इसकी बाहरी है, लेकिन वो आंतरिक रूप से भी बहुत सुंदर है। उसकी आंखों से दिखता है कि वो कितनी सीधी सादी है। कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस बड़ों का आदर करना, सबके सामने मुस्कुराना, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाना, एक मुख्यमंत्री की पत्नी होने के बावजूद किसी भी तरह का घमंड ना होना, जमीन से जुड़ा रहना, इतने ऊंचे खानदान की बहू होने के बावजूद भी छोटे मोटे काम करते रहना, सबके दिल को भा रहा था। अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक देखकर उत्तरा जी का मन प्रफुल्लित हो गया। वे तुरंत उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ रखकर बोली,
अब बार बार आपकी क्या ही तारीफ करें, हम शब्द भी कम पड़ने लगे हैं, लेकिन फिर से कहेंगे हमारे बेटे की बहू बहुत सुंदर लग रही है आप। आइए, सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। निविसा अपनी मीठी आवाज में बोली, माँ सा, आपके बेटे कहाँ हैं? हमने उन्हें फोन भी लगाया लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं। रास्ते में भी हमने कई बार कॉल किया, क्या वो आ गए हैं? उत्तराजी गहरी सांस लेते हुए बोली, मुख्यमंत्री साहब समय से पहले पहुंच जाएंगे तो दुनिया में 8वां अजूबा पैदा नहीं हो जाएगा। वैसे वे अभी तक नहीं आए हैं, उनकी ही प्रतीक्षा चल रही है। ये सुनते ही निविसा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने सोचा था होटल पहुंचते निहार से मिलेगी, उसका चेहरा देखेगी, उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखेगी तो सारा डर और घबराहट खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो निहार है ही नहीं। निविशा इधर उधर देखने लगी, फूफा जी को ढूंढने लगी कि वो कहाँ पर हैं, लेकिन वो उसे दिख नहीं रहे थे। इस बात की उसे शांति थी, जितना हो सके वो उनकी नज़रों से दूर रहेंगे तो ही अच्छा है। वो अपनी सासू माँ के साथ चली गई, जहाँ पर उसकी माँ का काकी सास और भी कुछ महिलाएं खड़ी थी। निमिषा ने स्टेज पर बैठे हुए चारों की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। दूर से वो उनकी विलया लेते हुए अपने मन में बोली, आप चारों के जीवन में ढेर सारी खुशियां आ जाए, आप चारों कभी परेशान ना हो और जितना हो सके बुरे लोगों से दूर रहो। ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें। आज हम बहुत खुश हैं, एक तरफ हमारे भाई को अपना प्यार मिल गया, दूसरी तरफ हमारे पति के भाई को उनका प्यार मिल गया। अब बस हमारा प्यार कहाँ रह गया है, हमें उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। स्माइलिंग फेस। जब से निविशा ने फूफा जी को देखा था तब से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया था। उसे लग रहा था कि शायद पीरियड आने वाले हैं, इसलिए दर्द शुरू हो गया है। सगाई के मुहूर्त में अभी आधा घंटा शेष था और वैसे भी जब तक निहार नहीं आ जाता तब तक कोई काम नहीं हो सकता था। सभी मेहमान आपस में बातें कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, हंसी ठिठोली चल रही थी और सबसे बड़ी बात निहार की प्रतीक्षा चल रही थी। तभी एक वेटर महिलाओं के पास आया ट्रे में ऑरेंज जूस लेकर। निविशा ने मना कर दिया, तभी उसे निहार का ख्याल आया तो उसने एक जूस का गिलास उठा लिया और उसे पीने लगी। तभी उसके बगल खड़ी महिला का हाथ गलती से उसके हाथ से टकरा गया तो जूस निवी की सुनहरी साड़ी पर गिर गया। ये देखकर वो महिला माफी मांगते हुए बोली, माफ कर दीजिए बेटा, गलती से हो गया, आपकी पूरी साड़ी खराब हो गई। निविसा आदर से अपनी शालीन और सुंदर आवाज में बोली, कोई बात नहीं आंटी जी, हम अभी धोकर आते हैं, आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। स्माइलिंग फेस। निमिषा की कोयल जैसी वाणी सुनकर वो महिला प्रफुल्लित हो गई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बहुत प्यारी बच्ची हो, सच में दिल से दुआ देते हैं कि आपके जीवन में केवल और केवल खुशियां हो। इतने प्यारे लोग कहाँ देखने को मिलते हैं। निमिषा की तारीफें सुनकर जहां उत्तराजी और दीप्ति की खुशी के मारे चहक रही थी, वहीं शालिनी जी जलकर और भी ज्यादा काली होती जा रही थी। निमिषा ने अपनी माँ और सासू माँ की तरफ देखा और कहा, हम इसे धोकर आते हैं। स्माइलिंग फेस। उन दोनों ने हाँ कहा और निविशा वहां से चली गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी कोई उसका पीछा करने लगा। निविशा अभी इस बात से अनजान थी, इसलिए वो एक कमरे के अंदर चली गई। दरवाजा उसने खुला ही रखा और वॉशरूम के अंदर चली गई और वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब अपनी साड़ी को धोकर वॉशरूम से बाहर आई, तभी सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। बेड पर उसके फूफा जी बैठे हुए थे और मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। निविशा की तो हालत खराब हो गई, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो वापस से बाथरूम के अंदर भागने लगे। तभी फूफा जी बोले, क्या हुआ है आपको हमारी परी, आप हमसे इतना क्यों डरती हैं? आज तक जितने भी फंक्शन में हमारा मिलना हुआ आप हमारे सामने ही नहीं आते हैं, जहां हम पहुंचते वहां से आप भाग जाती हैं। अरे इतने भी बुरे नहीं हैं हम, लगता है आपको घमंड आ गया है कि आप मुख्यमंत्री की पत्नी बन गई हैं। अगर ऐसी बात है तो बेटा जमीन से जुड़ कर रहिए, हम आपके फूफा जी हैं, बचपन में हमने आपको अपनी गोद में खिलाया है। ये सुनते निविशा डरते हुए बोली, आपने तो बहुत कुछ किया है फूफा जी, जो भूलने लायक किसी भी रूप में नहीं है। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर फूफा जी अपनी जगह से खड़े हुए हैरानी से बोले, ये क्या कह रही हैं आप, हमने क्या किया, कुछ भी तो नहीं। निविशा तेज सांस लेते हुए बोली, आप यहाँ से चले जाइए फूफा जी, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि हम आपका सामना कर सके, प्लीज हम हाथ जोड़ते आप यहाँ से चले जाइए। फ्यू। फूफा जी नहीं जाएंगे हम, इतने भी अच्छे नहीं हम कि हम आपकी बात तुरंत मानकर यहाँ से चले जाएं, हमें आपसे बात करनी है, आइए बेड पर बैठकर बात करते हैं। बचपन में जब आपको देखा था तब समझ गए थे कि यह लड़की जब बड़ी होगी, जब इसकी जवानी कहर ढा देगी, बेमिसाल खूबसूरती धारण करेगी है। और देखिए ये सब सच हुआ, कमाल की खूबसूरत लड़की है आप, आपकी जवानी आपके पूरे शरीर पर झलक रही है। सीएम साहब के तो भाग्य खुल गए ऐसी पत्नी पाकर। फूफा जी की ऐसी गंदी बातें सुनकर निविशा अपनी नजरें झुकाकर शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आ रही अपनी बेटी की उम्र की लड़की के बारे में ऐसी बात करते हुए? देखिए हम आखिरी बार कह रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए वरना हम। फूफा जी, वरना सीएम चौहान क्या क्या करेंगे? ये आपका कोई नहीं आएगा, यहाँ पर सब अपने कार्य में व्यस्त है और हम आपके साथ व्यस्त होना चाहते हैं हमारी परी।
बहुत गंदी नज़र है हमारी आपके ऊपर और बहुत सालों से, लेकिन कभी हाथ ही नहीं लगी आप हमारे, और ना कभी हमारा रामगढ़ आना हुआ, अब हाथ लग गई हो तो ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। ये सुनते ही निविसा की आत्मा हिल गई और आंसू झरझर बहने लगे। विशा के मिर्गी के अटैक सबके सामने फायर मिलना चाहते थे कि तभी करतार जी के पास निहार के मैनेजर का कॉल आया, जिससे उन्हें पता चला कि निहार को आने में समय लगेगा, क्योंकि राज्य में आज से ही मानसून सत्र शुरू हुआ है और इस समय निहार सदन में अपनी सरकार की तरफ से बोल रहा है, तो उसे आने में आधा घंटा और लग सकता है। वहीं जयपुर के विधानसभा सदन में भारी गर्मागर्म चल रही थी। पक्ष और विपक्ष के भाषण चल रहे थे, तभी सदन के आलीशान भवन में मुख्यमंत्री निहार सिंह चौहान का आगमन हुआ। निहार अपनी शान और रौब से आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे राज्य गृह मंत्री और एक दो नेता चल रहे थे। निहार के सदन में आते ही जयकारे लगने लगा, तालियां बजने लगी और उसके सम्मान में नेता अपने स्थान से खड़े होकर उसका स्वागत करने भी। निहार सभी को नमस्ते करते हुए सबसे आगे आकर अपने स्थान पर खड़ा हुआ और सामने बैठे विधानसभा अध्यक्ष के प्रति आदर प्रकट करते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। सफेद कुर्ता पायजामा पहने निहार जी पक्के राजनेता लग रहे थे, एकदम दमदार और रौबदार। विपक्ष का एक नेता कुछ बोले जा रहा था, जिसे सुनकर निहार के चेहरे पर कातिल मुस्कान आई जा रही थी और वो अपनी दाढ़ी मसलते हुए गौर से उसे सुन रहा था। और जब उसकी बारी आई तब वो बड़ी शान से खड़ा हुआ और अपनी भारी मर्दाना आवाज से पूरे सदन को गुंजाते कटाक्ष में हुए बोला, सर्वप्रथम तो हम वीरेंद्र साहब का आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आज इन्होंने सब कुछ जल्दी में निपटा दिया ताकि एक मुख्यमंत्री को भी बोलने का अवसर मिला। वीरेंद्र जी, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, आपने हमें बचा लिया सर दर्द से, कान दर्द से, दिमाग खराब होने से। फाया। निहार की बात सुनते ही सदन में बैठे सभी लोग हंसने लगे, यहाँ तक कि वीरेंद्र जी जो खुद विपक्ष के एक नेता है, भले उनका अपमान हुआ था लेकिन वह भी हंस रहे थे। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाकर निहार के आभार को स्वीकार किया। निहार ने कुछ औपचारिक तत्व की, उसके बाद अपने इस दमदार और अवतार आवाज में बोला, सर्वप्रथम हम हमारे देश के जवानों को शत शत प्रणाम करते हैं। उनकी वीरता, साहस और पराक्रम ने दुश्मन को अच्छी खासी धूल चटाई है। आज न केवल राज्य बल्कि देश के हर एक नागरिक को हमारी आर्मी पर गर्व महसूस होता है। आतंकवादियों द्वारा किए गए उस जघन्य कृत्य से पूरे देश की आत्मा को चोट पहुंची थी, इसका बदला हमारी आर्मी ने बहुत ही उचित और गौरवपूर्ण तरीके से लिया है। आतंकवादियों को उनकी औकात दिखाने के लिए जो भी ऑपरेशंस किए गए उनकी हम तहे दिल से सराहना करते हैं और जीवन पर्यंत आर्मी के एहसानमंद रहेंगे। आज देश के छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक को हमारे जवानों पर गर्व महसूस होता है, लेकिन दुख की बात है, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है ये कहते हुए कि हमारे देश के ही कुछ लोग, अरे कुछ लोग क्या, हमारे विपक्षी नेता, जिन्हें एक मिनट का समय नहीं मिला कि वे आर्म फोर्सेस की थोड़ी सी तारीफ कर दे। चलिए कोई बात नहीं, हमारी आर्मी उनकी तारीफों की मोहताज नहीं है। फाया। निहार के इतना कहते ही विपक्ष के वीरेंद्र जी अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, हमें तो आर्मी पर पूरा गर्व है लेकिन सरकार पर रत्ती पर भरोसा नहीं है। आपकी सरकार ने ना जाने क्या झूठ बोले हैं, क्या सच बोले, हमें तो कुछ पता नहीं है, हम कैसे विश्वास करें, आपके ऊपर सबूत क्या है। वीरेंद्र के इतना कहते ही निहार बेहद खूबसूरत तरीके से किंतु अत्यंत कटाक्ष भरी मुस्कान लिए बोला, अरे वीरेंद्र साहब, एक बार फिर हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि एक पल के लिए हम भूल गए थे और ये सोचने लगे थे कि इंसान अपनी प्रवृत्ति बदलता है, लेकिन नहीं, हम एक बार फिर से गलत साबित हो गए आपके मामले में। जैसा कि आपका इतिहास रहा है दूसरे देश के प्रति प्रेम रखना, वो आपने आज एक बार फिर से साबित करके दिखाया है। वैसे एक बात कहना चाहेंगे, सबूत मांगना आप लोगों की आदत में शामिल हो गया है और आदत कभी बदली नहीं जाती। और सच कहें, हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम हमारे देश में रह रहे कुछ गद्दारों की आदतों को बदले। इससे बेहतर है कि हम हमारे देशवासियों के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य ही कर ले। आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं वीरेंद्र जी, हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपकी पीड़ा को कि आतंकवादियों ने खुद के साथ साथ आप सबकी भी पोल खोल दी है अपनी सच्चाई बता करके कि वे किसी किस्म के लोग हैं और क्या पूछकर मासूम को मारते हैं। आपकी पीड़ा हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। और सबसे पहली बात, हम आपकी बात सुने ही क्यों, क्योंकि जो इंसान हमारे देश में खड़ा होकर दूसरे देश की वफादारी करेगा उसे हम हमारी गली में घूमते हुए एक स्वान, कुत्ता के बराबर भी नहीं मानते। माफी मांगते हैं स्वान से कि उसकी तुलना आपसे कर दी, क्योंकि वे लाख गुना बेहतर होते हैं आप जैसे लोगों से, क्योंकि स्वान पालने वाले के प्रति वफादार रहता, लेकिन आप अपने देश के प्रति वफादार नहीं हैं। अरे बैठ जाए वीरेंद्र जी, बैठ जाए, थक जाएंगे आप, हम बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं, आप सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, बैठिए, अपने पैरों को आराम दीजिए। फाया। निहार की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे, वही अपना अपमान होता देख वीरेंद्र अपनी जगह पर बैठा गया। निहार वीरेंद्र जी का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए बोला, देखिए मान्यवर, अभी तक तो हमने केवल 2 वाक्य बोले हैं, इतने में ही विपक्ष की हालत खराब हो गई है। सोचिए, जब हम अपने 2 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण देंगे तब विपक्ष क्या यहाँ पर उपस्थित रहने के लायक भी रहेगा।
हम विपक्षी नेता से इतना ही कहना चाहते हैं कि चलिए हम झूठे हैं, हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, हमने किसी आतंकवादी को नहीं मारा, लेकिन हमसे पहले तो आपकी सरकार थी, तब भी आतंकवादी हमले हुए हैं। तब तो किसी भी आतंकवादी हमलावर का नाम भी आप लोगों को पता हो तो हमें बता दीजिए। आप खड़े होइए, हम आपको मौका देते हैं। आप पूरा 3 घंटा हमें बताइए कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने आतंकवादियों को पकड़ा, कितने आतंकवादियों को सजा दी। हम तुरंत चुप होकर बैठ जाएंगे। मान्यवर, देखिए अब वीरेंद्र जी चुप हो गए हैं। हमने कुछ गलत कहा? जब हम इनसे सच्चाई बोलने के लिए कहें तब ये चुप हो जाते हैं, और जब हम कोई कार्य करते हैं तब खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं। देखिए, सृष्टि का सीधा साधा नियम है, जो खुद किसी लायक हो तब सामने वाले के किसी कार्य पर सवाल उठाने का हक बनता है। जब खुद ने कुछ किया ना हो, बस कुर्सी का आनंद लिया हो, पैसे ऐंठ कर अपने परिवार को करोड़पति बनाकर विदेश में पढ़ने भेज दिया हो, तो दूसरों पर सवाल न उठाया जाए तो बेहतर है। मान्यवर, फाया। निहार के इतना कहते ही सदन में जोरदार तालियां गूंज उठी। निहार ने अपनी तेज और सख्त नजरों से एक एक विपक्षी नेता को देखा और अपनी बुलंद आवाज में बोला, महाशय, जब सरहद पर सेना लड़ती है तब उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उन्हें सलामी दी जाती है। आप और हम यहाँ एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर केवल बोल सकते हैं, लेकिन -डिग्री टेम्परेचर में लड़ती हमारी सेना है। आज आप और हम सही सलामत यहाँ खड़े हैं तो उसकी जिम्मेदार भी हमारी सेना है। अगर सेना ना हो तो ना आपकी हिम्मत है और ना हमारी हिम्मत है कि हम यहाँ खड़े भी रह पाए। कभी तो राजनीति से ऊपर उठकर देश के हित के बारे में बात कीजिए। चलिए, सरकार बेकार है, हम बेकार हैं, हमारे नेता बेकार है, लेकिन आर्मी की तो तारीफ कीजिए। आर्मी के कार्यों पर तो सवाल मत उठाइए। अरे, जिनके भरोसे सुरक्षित बैठे हो उनको ही गाली देनी है। अरे धिक्कार है आप जैसे राजनीतिज्ञ को तो। क्या है ना, विपक्ष पूरा बौखला गया है। सरकार का विरोध करते करते ये लोग देश और सेना का भी विरोध करने लगे हैं। विपक्ष का कार्य होता है सरकार की नीतियों का विरोध करना, वो भी ऐसी नीतियां जो देश हित के विरुद्ध में हो। लेकिन विपक्ष ने एक ही ध्येय पाल के रखा है कि सरकार, सेना और राष्ट्र, हम सबका विरोध करेंगे, भले सरकार देश के लिए ही काम क्यों ना करे। फाया। निहार के इतना कहते ही कई विपक्षी नेता सदन से बाहर जाने लगे और कई नेताओं ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। वहीं फूफा जी की ऐसी गंदी बातें सुनकर निविशा अपनी नजरें झुकाकर शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आ रही अपनी बेटी की उम्र की लड़की के बारे में ऐसी बात करते हुए? देखिए, हम आखिरी बार कह रहे हैं, आप यहाँ से चले जाइए, वरना हम फूफा जी, वरना सीएम चौहान क्या क्या करेंगे। ये आपका कोई नहीं आएगा, यहाँ पर सब अपने कार्य में व्यस्त है और हम आपके साथ व्यस्त होना चाहते हैं। हमारी परी बहुत गंदी नज़र है हमारी आपके ऊपर, और बहुत सालों से, लेकिन कभी हाथ ही नहीं लगी आप हमारे, और ना कभी हमारा रामगढ़ आना हुआ। अब हाथ लग गई हो तो ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। ये सुनते ही निविसा की आत्मा हिल गई और आंसू झरझर बहने लगे। फूफा जी उसकी तरफ बढ़ने लगे और वो डर के मारे पागल होने लगी। उसके पेट का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया। वो तड़पने लगी, पागल होने लगी। उसकी ऐसी हालत देखकर भी उस नीच इंसान को उस पर दया नहीं आई और उसकी तरफ बढ़ता ही गया। वो जैसे ही निविशा के पास आया, उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा, तभी निविसा ने उसे जोर धक्का दे दिया और रोती चिल्लाती हुई कमरे से भाग गई। ये देखकर फूफा जी, जो कि जमीन पर पड़े थे, गुस्से में आकर जमीन पर जोर से मुक्का मार देते हैं। निविसा अब नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उसके मिर्गी के दौर शुरू हो गए थे। वो पागल होने लगी थी। वो बस रोए जा रही थी, चिल्ला रही थी, निहार निहार कहकर चीखते हुए लॉबी में भागी जा रही थी। वो भागते हुए एक पिलर के पास आकर रुकी और तेज तेज सांस लेने लगी, किंतु अब उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसे सांस नहीं आ रही थी। उसको मिर्गी के अटैक शुरू हो गए थे और इस बार उसकी हद पर हो रही थी। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो ठीक से खड़ी नहीं रह पा रही थी। उसे कोई नहीं दिख रहा था। सब लोग दूर खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, अपनी अपनी बातों में मग्न थे, लेकिन निविसा की तकलीफ से सब लोग अनजान थे। ये सब देखकर वो हिम्मत करते हुए और आगे बढ़ी, और जब वो चल नहीं पाई तब जोर से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई। ये देखकर हॉल में उपस्थित सभी मेहमान दंग रह गए। जब सबने उस आवाज का पीछा किया तो लॉबी में पिलर के पास निविशा घायल अवस्था में पड़ी थी। उसकी हालत खराब थी, बाल बिखरे हुए थे, वो कांप रही थी, उसका शरीर अकड़ चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके ससुराल वाले और मायके वाले समझ गए कि उसे मिर्गी आए हैं। सबकी हालत खराब हो गई। हॉल में हंगामा खड़ा हो गया। सब लोग निविशा की तरफ भागे, लेकिन सब लोग उसके पास पहुंचते इससे पहले ही उन सब के बीच में से होता हुआ निहार ने तेजी से भागकर और तुरंत अपनी के पास आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे छुपा दिया ताकि कोई उसे देख ना पाए। निहार को वहां देखते ही सबके कदम ठहर गए। वहीं निहार ने निविसा के बदन को महसूस किया तो वो पत्थर जैसा बन गया था और उसके दांत आपस में मिल गए थे, जिन्हें देखकर निहार समझ गया कि निविशा को मिर्गी आ गई है। निहार की आंखों में तड़प और तकलीफ उठने लगी। तभी उसने जमीन पर खून के धब्बे देखे, जिन्हें देखते ही वो घबरा गया और निविसा को पकड़कर अपनी जांघ पर बिठाकर उसके पीछे और नीचे की तरफ हाथ रखकर चेक किया तो उसकी उंगलियों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर निहार समझ गया कि निविसा के मासिक धर्म आ गए हैं। अपनी पत्नी की ऐसी दुर्दशा देखकर सीएम चौहान बौखला गए और गुस्से में आकर जोर से बोले, सब लोग तुरंत यहाँ से चले जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फायर पाउटिंग।
घबराते परेशान होकर सब लोग वहां से चले गए। सबकी हालत खराब हो गई, हॉल में हंगामा खड़ा हो गया। सब लोग निविशा की तरफ भागे, लेकिन सब लोग उसके पास पहुंचते इससे पहले ही उन सब के बीच में से होता हुआ निहार ने तेजी से भागकर और तुरंत अपनी के पास आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे छुपा दिया ताकि कोई उसे देख ना पाए। निहार को वहां देखते ही सबके कदम ठहर गए। वहीं निहार ने निविशा के बदन को महसूस किया तो वो पत्थर जैसा बन गया था और उसके दांत आपस में मिल गए थे, जिन्हें देखकर निहार समझ गया कि निविशा को मिर्गी आ गई है। निहार की आंखों में तड़प और तकलीफ उठने लगी। तभी उसने जमीन पर खून के धब्बे देखे, जिन्हें देखते ही वो घबरा गया और निविशा को पकड़कर अपनी जांघ पर बिठाकर उसके पीछे और नीचे की तरफ हाथ रखकर चेक किया तो उसकी उंगलियों पर खून लगा हुआ था, जिसे देखकर निहार समझ गया कि निविशा के मासिक धर्म आ गए हैं। अपनी पत्नी की ऐसी दुर्दशा देखकर सीएम चौहान बौखला गए और गुस्से में आकर जोर से बोले, सब लोग तुरंत यहाँ से चले जाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। फायर पाउटिंग। घबराते परेशान होकर सब लोग वहां से चले गए। सबके जाते ही निहार ने देखा निविशा के दांत आपस में मिल चुके थे। वो बुरी तरह से अकड़ गई थी, अब उसे कोई होश नहीं था। बिना समय गंवाए निहार ने अपनी पूरी ताकत लगाकर निविशा के दांतों को अलग करके अपनी हथेली बीच में घुसा दी और मिर्गी से पीड़ित निविशा ने निहार की हथेली में बड़ी ताकत से अपने दांत घुसा दिए। निहार की आंखों में पानी भर आया अपनी पत्नी की ऐसी दुर्दशा देखकर। उसने स्वयं पर नियंत्रण रखा और उसे अपने सीने से लगाकर अपनी गोद में उठा लिया और नीचे जमीन पर एक दो बूंद खून की देखकर उसने गहरी सांस ली। एक तो गोद में पत्नी जो अब पत्थर की तरह बन गई थी और ऊपर से निहार नीचा झुका और अपने हाथ से खून को साफ करके अपनी पत्नी को लेकर तेजी से वहां से चला गया और सीधा एक रूम के अंदर आकर उसने निविशा को जल्दी से बेड पर लिटाया और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके अपना कोट निकालकर फेंकते हुए तेजी से बेड पर आया। उसने देखा निविशा अभी भी कांप रही थी, उसके मुंह से पानी निकल रहा था। ये देखकर निहार ने उसे पकड़ लिया, अपनी जांघ पर बिठाया और तेजी से उसके हाथों को मालिश करने लगा। बार बार उसे सच्ची शिद्दत से पुकारने लगा, सुनिए हमारी जान, सुनिए ना, कुछ नहीं होगा आपको, हिम्मत रखिए, हम हैं आपके पास। आंखें खोलकर देखिए अपने निहार को। फायर। निहार के प्यार और स्नेह से निविशा थोड़ी ही सही किंतु शांत होने लगी। वो एक अलग दुनिया में थी जहां काला घना अंधेरा था, सब कुछ बर्बाद हो रहा था। लेकिन तभी उसके कानों में वो एक आवाज आई जिसमें इस पूरे ब्रह्मांड का सुकून और प्रेम समाया हुआ है। वो आवाज जिसे सुनते ही निविशा का मरा हुआ दिल भी धड़क उठा और अचानक ही उसने अपनी आंखें खोली जिनमें आंसुओं की धाराएं बहने लगी और जैसे ही उसे निहार का चेहरा दिखा तो वो पागल सी हो गई। अब उससे सहन नहीं हुआ, उसकी पीड़ा बाहर निकल ही आई और वो बुरी तरह से फूट फूट कर निहार की बाहों में रोने लगी। निविशा को इस तरह रोते हुए निहार ने पहली बार देखा था। उसके रोने में कितनी पीड़ा थी जिसका अंदाजा तक निहार को नहीं था। न जाने ऐसी कैसी बुरी स्थिति से गुजरी है यह मासूम सी लड़की जो भरी जवानी में ऐसी तकलीफ में है, कितनी बुरी तरह से रो रही है। निविशा का एक एक आंसू न जाने कितने दुखों को बयां कर रहा था। निहार ने उसे रोने से रोक नहीं बल्कि उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ को सहलाता रहा। 10-15 मिनट तक वो रोती रही ताकि उसके अंदर जमा दुख का गुबार बाहर निकल आए। निविशा ने निहार की शर्ट को रो रो कर गीला कर दिया था और उसे इस तरह कसकर पकड़ हुआ था जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता को पकड़ता है जब वो डर जाता है। निहार ने भी अपनी पत्नी को छोटे बच्चों की तरह अपनी बाहों में छुपा लिया था, उसे चुप करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसे आश्वासन दे रहा था कि वो अकेली नहीं है, निहार है उसके पास जो उसे हर मुसीबत से बचाएगा, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। निहार की आत्मीयता, उसका आश्वासन, उसका प्यार पाकर निविशा शांत होने लगी। जब उसका रोना बंद हुआ तब निहार ने उसके चेहरे को थाम लिया। जो रो रो कर लाल हुए उसके चेहरे को देखकर निहार को बहुत दुख हुआ और वह बोला, हमारी जान, इतनी पीड़ा में हो तो हमें क्यों नहीं बताती हो, एक बार सब कुछ बताकर तो देखो, कसम खाकर कहता हूँ सब कुछ एक पल में ठीक कर दूंगा, जिसने भी आपको तकलीफ दी है उसे बर्बाद कर दूंगा, बस एक बार अपने पति पर विश्वास रखते हुए सब कुछ बता दीजिए। हम आपको जज नहीं करेंगे, बस आपकी एक एक बात को सुनेंगे और आपको अपनी बाहों में छुपा लेंगे। बोलिए हमारी जान, बोलिए। फायर। निहार की बात सुनकर निविशा अपनी दर्द भरी निगाहों से निहार की बेचैन और चिंतित आंखों में देखते हुए दुखी होकर बोली, निहार, जी। निहार ने उसकी ललाट को चूमा और प्यार से बोला, शांत हो जाए, आराम से बोलिए, कोई नहीं आएगा हम दोनों के बीच में। फायर। निविशा ने निहार के शर्ट को कसकर पकड़ा और तड़पते हुए बोली, निहार जी, क्या क्या आपने कभी किसी का शारीरिक शोषण होते हुए देखा? क्या आपके ऐसा गंदा और भयानक दृश्य देखा है? क्या आपने कभी किसी को अपनी जान देते हुए देखा है? क्या आपने कभी किसी को तिल तिल मरते हुए देखा है? निविशा की ऐसी बात सुनकर निहार तो दंग रह गया और उसके चेहरे को थाम कर डरते हुए बोला, क्या हुआ निविशा, हमें सच सच बताइए, हमारा जी घबरा रहा है। फायर। निविशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और असीम पीड़ा लिए बोली, जब हम छोटे थे तब एक विवाह समारोह में मम्मी पापा और भाई के साथ हमारे दूर के चाचा जी के शहर गए थे जहां पर फूफा जी भी आए थे।
वहीं पर एक सुंदर कन्या भी थी जिसकी उम्र 16 वर्ष के आसपास थी। वो कन्या थोड़ी चंचल स्वभाव की थी, हर फंक्शन में सबसे आगे रहती थी, नाचना कूदना गाने गाना सबके साथ घुल मिल जाना, सबसे बातें करना, मुस्कुराना, खुश होना, हंसना वो बहुत ज्यादा करती थी, सबको प्यारी लगती थी, बहुत चुलबुली थी और उतनी ही ज्यादा सुंदर थी। 16 वर्ष की उम्र थी लेकिन उसका शरीर हमारे जितना भरा हुआ था और उस नादान को पता नहीं था कि उसके ऊपर एक गंदे आदमी की नजर पड़ गई है और वो गंदा आदमी हमारा अपना फूफा जी था। हमने कई बार गौर किया था, फूफा जी जब भी मौका मिलता उस लड़की के पास जाते, उससे बात करते करते कई बार उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कभी उसके कंधे पर हाथ रखते थे। हम बहुत छोटे थे निहार जी, हमें इतना समझ नहीं आता था, लेकिन मम्मी ने बचपन से सिखाया था कि गैर मर्दों से जितना हो सके दूर ही रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। लेकिन वो लड़की नहीं समझ पा रही थी, पता नहीं क्यों। फिर एक समय आया जब सब लोग बारात लेकर दूसरे शहर चले गए, तब घर पर केवल महिलाएं बची थी और बच्चे थे, सभी पुरुष जा चुके थे बारात लेकर। हम रात को अपनी मम्मी से लिपट कर सो गए थे, तभी हमें किसी के चिल्लाने की आवाज आई जो कुछ सेकंड के लिए ही आई थी, फिर अचानक बंद हो गई, इसलिए शायद सबको पता नहीं चला, लेकिन हमें सुनाई दिया तो हम अपनी जगह से उठे, कमरे से बाहर गए तो कोई नहीं दिखा, लेकिन न जाने क्यों हमारा दिल किया कि हम छत के ऊपर जाएं, तो हम छत पर चले गए। छत का दरवाजा खुला ही था तो हम धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगे और जब और आगे बढ़े तब हमने देखा कि वो लड़की जमीन पर पड़ी थी और फूफा जी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़की अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फूफा जी की ताकत के आगे कुछ नहीं कर पा रही थी। हम उस समय सिर्फ 8-9 साल के थे, कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय डरने के और रोने के। हम वही चुपचाप खड़े होकर वो सब देख रहे थे। देखते ही देखते उस नीच ने वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। हमारी आंखों के सामने वो सब कुछ हुआ था। सोचिए, 8 साल की उम्र में हमने वो सब कुछ देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए था। वो लड़की इतना सब कुछ सहन है नहीं कर पाई और वहीं बेहोश हो गई। फूफा जी अपनी हवस की भूख मिटाने के बाद वहां से जाने लगे, तभी हम तुरंत वहां से भाग गए। जब कमरे में अपनी मम्मी के पास आए तो न जाने हमें क्या हुआ कि हम बेहोश हो गए, उसके बाद का हमें कुछ भी याद नहीं। लेकिन हाँ, तब से हमें मिर्गी के दौरे आना शुरू हो गए। हम डरने लगे, घबराने लगे, घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया, किसी से बात करना बंद कर दिया, बस पूरे दिन घर में छुप कर पड़े रहते। फूफा जी के नाम से ही एक डर बैठ गया था। ये सब भयंकर गंदा नजारा किसी बड़े इंसान ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देख लिया और आज तक भूल नहीं पाए। पेंसिल फेस, इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। वहीं निहार के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी आंखों में खून सी नसें दिखने लगी। जिस दृश्य की कल्पना मात्र से एक बड़ा व्यक्ति भी डर जाता है, वैसा कुकृत्य एक मासूम बच्ची ने 8 साल की उम्र में देख लिया, जिसका भयंकर परिणाम वो आज 24 वर्ष की आयु तक भुगत रही है। अब निहार को समझ आया कि क्योंकि निविसा की ऐसी हालत है। उसने अपनी तड़पती हुई निगाहों से निविसा के रोने से लाल हुए और सूजे हुए चेहरे को देखा और अचानक से उसको कसकर पकड़कर अपनी बाहों में जकड़ लिया। निविसा ने भी उसे कसकर पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आप वो पहले इंसान हैं जिन्हें हमने ये सब बताया है। सबने कोशिश की हमसे पूछने की, यहाँ तक कि माइंड कोच और न्यूरोसर्जन ने भी, लेकिन हम किसी को बता नहीं पाए। आपको पता है, आप एक देवता समान पुरुष हैं। आपसे पहली नज़र में हमें प्यार हुआ था, लेकिन आप ही हमें ठुकरा रहे थे। हम सच में आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि समझ गए थे कि आप ही हमें संभाल सकते हो बिना दवाई दिए। निविशा की इस बात ने कठोर और सख्त सीएम की आंखों से आंसू बहा दिया। निहार ने उसके चेहरे को थाम लिया और अपनी तड़पती हुई निगाहों में असीम प्रेम को उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। उसे दुनिया भर का प्यार और लाड दुलार देने लगा। निविशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी निहार उसकी ललाट से अपनी ललाट मिलाते हुए बोला, कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा हमारी जान को। अब से आपकी हर तकलीफ खत्म हुई। अब उस नीच को हम बताएंगे कि हवस का परिणाम क्या होता है। वैसे अब वो कन्या कहाँ है निविशा? फायर, निविसा ने दुख भरी मुस्कान लिए कहा, आपको क्या लगता वो कहाँ होगी? निहार का जी घबराने लगा। उसे जो संदेह हुआ उस पर मुहर लगाते हुए निविसा बोली, उस 16 वर्ष की कन्या ने समाज में माता पिता और अपनी बदनामी के डर से अपने साथ गलत कदम उठा लिया और चली गई इस दुनिया को छोड़कर। ये सुनकर तो निहार जैसा पुरुष भी टूट गया और अपनी पत्नी को अपने सीने से लगाकर नफरत से बोला, आप देखिए अब हम उस नीच के साथ क्या क्या करते हैं। उस बहन को जीते जी तो न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन अब उसकी आत्मा को शांति अवश्य प्रदान करेंगे। फायर पाउटिंग। निहार की बातें सुनकर निविसा घबराते हुए अपने मन में बोली, क्या आपको बता दूं कि आज उस नीच आदमी ने आपकी पत्नी को छूने की कोशिश की है? अगर बता दिया तो आप सब कुछ खत्म कर देंगे। हम जानते हैं आप उसका खून कर देंगे, जो कि हम नहीं चाहते। हम आपको खोना नहीं चाहते। आप एकमात्र हमारा सुकून हो, हमारा घर हो आप। फ्यू। इतना कहकर निविसा ने निहार को और कसकर पकड़ लिया। निहार का जी घबराने लगा। उसे जो संदेह हुआ उस पर मुहर लगाते हुए निविसा बोली, उस 16 वर्ष की कन्या ने समाज में माता पिता और अपनी बदनामी के डर से अपने साथ गलत कदम उठा लिया और चली गई इस दुनिया को छोड़कर। ये सुनकर तो निहार जैसा पुरुष भी टूट गया और अपनी पत्नी को अपने सीने से लगाकर नफरत से बोला, आप देखिए अब हम उस नीच के साथ क्या क्या करते हैं।
उस बहन को जीते जी तो न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन अब उसकी आत्मा को शांति अवश्य प्रदान करेंगे। फायर पाउटिंग। निहार की बातें सुनकर निविसा घबराते हुए अपने मन में बोली, क्या आपको बता दूं कि आज उस नीच आदमी ने आपकी पत्नी को छूने की कोशिश की है? अगर बता दिया तो आप सब कुछ खत्म कर देंगे। हम जानते हैं आप उसका खून कर देंगे, जो कि हम नहीं चाहते। हम आपको खोना नहीं चाहते। आप एकमात्र हमारा सुकून हो, हमारा घर हो आप। फ्यू। इतना कहकर निविसा ने निहार को और कसकर पकड़ लिया। निहार अब निविसा के लिए उसके माता पिता से भी बढ़कर हो गया था। पहले वो जब भी डरती थी, घबराती थी, तो उसे तुरंत अपने माता पिता के आश्रय की आवश्यकता होती थी, किंतु अब उसका जीवन इतना बदल गया है कि जब उसे छोटी सी बात की भी चिंता होती है या वो डर जाती है अपने अतीत को याद करके, तो निहार के स्मरण मात्र से वो ठीक होने लगती है और निहार की करीबी तो सोने पर सुहागा के समान होती है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मिर्गी के दौरे पड़ने के बावजूद निविशा बिना हॉस्पिटल गए और बिना दवाई लिए ठीक होने लगी थी। कारण सिर्फ निहार था। धीरे धीरे वो शांत होने लगी और निहार उसकी पीठ से हिलाते रहा। तभी निविशा को एहसास हुआ कि उसे तो पीरियड आ गए हैं। वो शर्मिंदगी महसूस करने लगी। निहार की गोद से उठने लगी। तभी निहार ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ने हुए शिद्दत से बोला, कहाँ जा रही है हमारी जान? हमारे पास रहिए। फाया। वो शर्मिंदगी महसूस करते हुए बोली, हमें वॉशरूम जाना है, आप ही रुकिए, हम आते हैं। निविसा उसकी गोद से उठने लगी। तभी निहार ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा और उसकी झुकी हुई पलकों को देखते हुए प्रेम से बोला, पीरियड आ गए हैं हमारी जान को। फायर। निविशा हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। निहार उसके चेहरे पर आते बालों को पीछे करते हुए बोला, पैट्स लाई हो साथ में? फायर। निविशा भूल गई। निहार उसकी थोड़ी को हौले से पकड़कर बोला, याद रखना चाहिए था ना, चलिए हम अभी मंगवा देते हैं। फायर। निहार की बात सुनकर निविसा उसे हैरानी से देखने लगी। तभी निहार उसकी कमर पकड़कर उसे वापस अपनी जांघ पर बिठा दिया और अपना फोन निकाला और उस पर कुछ करने लगा। निविशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी निहार को तो कभी उसके मोबाइल को देखती। तभी निहार ने काम करते हुए बीच में ही निविसा के गाल को चूमा तो वो शर्मीली टमाटर सी लाल होकर बेहद आकर्षक तरीके से मुस्कुरा गई और उसे इस तरह मुस्कुराता देख निहार मुस्कुरा दिया और अपना काम करके मोबाइल साइड में रख दिया। निहार ने गहरी सांस ली और गोद में बैठी निविसा के बिखरे बालों को ठीक करते हुए असीम प्रेम से बोला, जो हुआ बहुत बुरा था, लेकिन उसके लिए आपका इस तरह डर कर जीवन जीना उचित नहीं। उस समय हम आपके साथ नहीं थे, लेकिन अब तो है। हमारे होते हुए आपको एक पिन के बराबर टेंशन नहीं लेना है। हम केवल आपसे प्यार ही नहीं करते बल्कि आपकी पूजा करते हैं। डोंट यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई लव यू। सब कुछ भूलने की कोशिश कीजिए और थाम कर हमारा हाथ इस जीवन में आगे बढ़े। कसम अपने राजनीति करिए कि हम आपको इस ब्रह्मांड की सारी खुशियां लाकर देंगे, बस आपको हमारा साथ देना होगा। हमारे ऊपर विश्वास करते हुए खुद को पूर्णतः हमें सौंप देना होगा। फाया। इतना कहकर निहार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर निविसा ने तुरंत अपना कोमल हाथ रखा और भावुक होकर बोली, निहार जी, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें जीने का दोबारा अवसर मिलता है, और हमें मिला है आपके रूप में। तो अब कोई नकारात्मकता नहीं होगी, केवल हम दोनों का प्यार होगा और आपकी निविसा का मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा। निहार ने बेहद खूबसूरत मुस्कान लिए उसकी नीली आंखों में झांका और कहा, थैंक यू हमारी जान, हमें भी आपकी जरूरत है। आपकी मुस्कान, आपकी खुशियां हमारे लिए एनर्जी बूस्टर है। फाया। निविशा प्रेममय होकर निहार के निकट आने लगी। तभी कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। निहार ने उसे आराम से बिठाया और खुद दरवाजा खोलने गया। तभी निविशा तुरंत बेड से उतरकर देखने लगी कि कहीं निशान तो नहीं पड़ गया ब्लड का। निहार ने सामान लिया और रूम का दरवाजा बंद करके निविशा के पास आकर बोला, खड़ी क्यों हुई आप? लीजिए, ये वही ब्रांड है जिसके पैड्स। इससे आगे वो कुछ कहता तभी निविशा ने उसके हाथ से पैड का पैकेट लिया और बाथरूम में भाग गई। ये देखकर निहार मुस्कुराने लगा और अचानक से उसे कुछ सूझा और महाशय लग गए अपने काम पर। वहीं निविशा को अब जाकर सुकून मिला। वो अपने हाथ धो रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया और वो बोली, विवाह के बाद से सब कुछ कितना उथल पुथल रहा है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ। निहार जी की सिचुएशन कितनी कठिन होती जा रही है। एक तरफ पूरे राज्य की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ हम उन्हें चैन नहीं लेने दे रहे। जब देखो तब हमारा कोई न कोई हंगामा चलता ही है। निहार जी की भी इच्छा होती होगी कि उनका व्यक्तिगत जीवन तो कम से कम सामान्य रहे, उन्हें वो सब कुछ मिले जिनसे उन्हें सुकून मिले। हमें अब हम दोनों के बीच के व्यक्तिगत संबंधों के समय को बढ़ाना होगा। निहार जी से इस बारे में बात करनी होगी। निविशा बाथरूम से बाहर कदम रखते ही निहार ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर निविशा शर्माते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? निहार अपनी जुनूनी और शिद्दत भरी निगाहों से उसके रूप को देखते हुए बोला, आपको छोटी सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब आप आराम कीजिए। हम जरा बाहर सबको हैंडल करके आते हैं और जब आपको लेने आए तो बिना डरे हमारे साथ आना। फाया। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी को बेड पर बिठाया और उसे प्यार से देखते हुए कमरे से बाहर चला गया। आज पहली बार ही हुआ कि निहार अपना मोबाइल वहीं भूलकर चला गया।
उसके जाते ही निहार के मोबाइल पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। निविसा ने जब देखा तो किसी मेघना का मैसेज आया था। मेघना नाम देखकर निविसा को हैरानी हुई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी मेघना का कॉल आने लगा, जिसे देखकर तो निविसा जलने लगी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और कॉल कट कर दिया। वहीं निहार बाहर हॉल में आया, जहां से सब कुछ डरे हुए थे और मेहमान आपस में बातचीत कर रहे थे। निहार को देखते ही सब लोग उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। आकाश जी और दीप्ति जी घबराते हुए निहार के पास आए। वहां शाश्वत की हालत खराब हुए जा रही थी और वो बोला, लड्डू ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, हम उससे मिलना चाहते हैं। सबके सवाल शुरू हुए। तभी निहार अपनी दमदार और रौबदार आवाज में बोला, सब कुछ ठीक है, आप पंडित जी से कहकर सगाई की तैयारी शुरू करवाएं, हम अपनी पत्नी को लेकर आते हैं। फाया। निहार के आगे कोई बोल सकता था क्या? तो बस सब चुप हो गए और निहार वापस रूम में चला गया। वहीं राज्य का एक बहुत बड़ा माफिया आज ही पकड़ा गया था और उसकी अच्छी खासी कुटाई की जा रही थी। तभी वो रोते हुए बोला, हमें क्यों मार रहे हो, हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पुलिस अफसर उसे लाते मारते हुए बोला, क्यों भी पिछले हफ्ते सीएम को चैलेंज तूने ही दिया था न कि राज्य की हर एक लड़की को उठवाएगा और सीएम कुछ नहीं कर पाएगा। तो देख, सीएम ने ही तुझे उठवाया है और जाहिर सी बात है देश का अंधा कानून तुझे बचाने आएगा, इसलिए एनकाउंटर का ऑर्डर ऊपर से मिल गया है हमें। ये सुनते ही उस माफिया की हवा टाइट हो गई और वो रोने बिलखने लगा। उसे निहार का कातिल मुस्कान ले चेहरा दिखने लगा। निहार रूम में आया तभी मेघना का कॉल फिर से आया और निविसा ने फिर से कॉल कट किया, जिसे देखकर निहार तेजी से उसके पास आकर उसके हाथ से मोबाइल लेता है और स्क्रीन पर मेघना के नोटिफिकेशन देखकर गुस्से से बोला, ये क्या किया आपने, इनके कॉल्स क्यों काट किए, आप ही ने सच में दिमाग खराब कर दिया आज। फायर। इतना कहकर निहार अपना मोबाइल लेकर बालकनी में चला गया। वहीं उसका ऐसा व्यवहार देखकर निविसा की आंखें भर आई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी, जल्दी से खुद को ठीक किया, सिर पर पल्लू लिया और रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही निहार वापस कमरे में आते हुए बोला, आपको एक बार पूछ लेना चाहिए। फायर। इतना कहकर निहार ने सामने देखा तो कमरे में कोई नहीं था। ये देखकर निहार जोर से बोला, निविशा, ये सब क्या है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पाउटिंग फायर। निहार को गुस्सा आ गया और वो भी जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। निहार रूम में आया तभी मेघना का कॉल फिर से आया और निविशा ने फिर से कॉल कट किया, जिसे देखकर निहार तेजी से उसके पास आकर उसके हाथ से मोबाइल लेता है और स्क्रीन पर मेघना के नोटिफिकेशन देखकर गुस्से से बोला, ये क्या किया आपने, इनके कॉल्स क्यों काट किए, आप ही ने सच में दिमाग खराब कर दिया आज। फायर। इतना कहकर निहार अपना मोबाइल लेकर बालकनी में चला गया। वहीं उसका ऐसा व्यवहार देखकर निविसा की आंखें भर आई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी, जल्दी से खुद को ठीक किया, सिर पर पल्लू लिया और रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही निहार वापस कमरे में आते हुए बोला, आपको एक बार पूछ लेना चाहिए। फायर। इतना कहकर निहार ने सामने देखा तो कमरे में कोई नहीं था। ये देखकर निहार जोर से बोला, निविशा, ये सब क्या है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पाउटिंग फायर। निहार को गुस्सा आ गया और वो भी जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। निविसा जब सबके सामने आए तो सब लोग उसे घूरने लगे, जिससे वो घबराने लगी, अपनी उंगलियां मोड़ते हुए इधर उधर देखने लगी। तभी उत्तरा जी उसके पास आकर प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, आ गई हमारी बच्ची, आइए आगे की रीति आपको ही करनी है। स्माइलिंग फेस। उत्तर जी का इस प्रकार का सामान्य व्यवहार देखकर निविसा को बहुत हैरानी हुई। उसे तो लगा था कि शायद उसे डांट पड़ेगी क्योंकि उसने फंक्शन को खराब कर दिया था, लेकिन उत्तरा जी तो बड़े प्यार से उसके साथ बात कर रही थी। ये देखकर दूर खड़े आकाश जी और दीप्ति जी ने भी चैन की सांस ली। वही शाश्वत को भी सुकून मिला कि उसकी बहन के साथ सामान्य व्यवहार किया जा रहा है। निविशा की मासूम और बड़ी बड़ी आंखें देखकर उत्तरा जी उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हैं आप हमें, जल्दी जल्दी रीति शुरू करते हैं, सगाई का मुहूर्त निकल जाएगा। स्माइलिंग फेस। निमिषा मुस्कुरा दी और उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि जो लोग उसे दूर से देख रहे थे उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मासूम निमिषा बस इतनी सी बात से भी खुश हो गई और अपनी सासू माँ के साथ आगे बढ़ने लगी। वही शालिनी जी मुंह बना रही थी, लेकिन मन ही मन खुश हो रही थी क्योंकि आज बहुत बड़ा तमाशा बना था मुख्यमंत्री की इज्जत का। भले ही वहाँ बाहरी लोग नहीं थे, लेकिन रिश्तेदार तो थे ही, और जरूरी नहीं है कि हर रिश्तेदार अच्छा ही हो। रिश्तेदारों के सामने बड़े घमंडी और रौब से रहने वाले मुख्यमंत्री की इज्जत का अच्छा खासा कचरा हो गया। सबको पता जो चल गया कि उसकी पत्नी को मिर्गी आती है और कोई होश ही नहीं रहता कि सामने कौन है कौन नहीं है, बस गिर जाती है, शरीर अकड़ जाता है। शालिनी जी बहुत खुश हो रही थी यह सब देखकर, लेकिन किए कर्मों का फल इसी जन्म में और इसी धरती पर भुगतना पड़ता है, इस बात से शायद शालिनी जी अनजान थी। अपनी सासू माँ के साथ साथ निविशा स्टेज पर चढ़ आई। उत्तर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे सहारा देकर स्टेज पर चढ़ाया। ये देखकर निविशा को बहुत अच्छा लगा। वो जैसे ही स्टेज पर आई तभी शाश्वत अपनी जगह से खड़ा हुआ और तुरंत उसके चेहरे को थाम कर बोला, ठीक हो ना लड्डू, ये सब कैसे हो गया अचानक से,
निविशा ने गहरी सांस ली और बोली, भैया, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब जो हमारे अंदर था वो हमने बाहर निकाल दिया है। हमने निहार जी को सब कुछ बता दिया है कि क्या हुआ था जब हम 8 साल के थे। अगर आपको भी जानना हो तो आप उनसे पूछ लेना, क्योंकि अब हम उस घटना को याद नहीं करना चाहते। निविशा का मासूम चेहरा देखकर शाश्वत भावुक हो गया। उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, हम यही चाहते हैं कि आप अपने अतीत से बाहर निकलकर अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान दें। ईश्वर की असीम कृपा है आपके ऊपर, जो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया, एक सच्चा जीवन साथी मिल गया। देखिए, जिसने आपके दुख को बाहर निकाल दिया। और ज्यादा समय भी नहीं हुआ है आप दोनों को मिले हुए, और हम यहाँ सालों से आपके साथ हैं, लेकिन आपके दुख को बाहर नहीं निकाल पाए। यही अंतर होता है सच्चे जीवन साथी में और बाकी रिश्तेदारों में। लड्डू, उन्हें खूब प्यार दो और उनसे खूब प्यार लो। निविसा, आप सही कह रहे हैं भैया, लेकिन फिलहाल हम उनसे नाराज हैं। शाश्वत हंसने लगा और उसके गाल थपथपाते हुए बोला, आप लड़कियां कभी नहीं सुधर सकती। शाश्वत के इतना कहते ही बगल खड़ी नैना आगे आई और बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या कमी है हम लड़कियों में? हम इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी हम आप लड़कों को भाव देती हैं। ये सुनते ही शाश्वत ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, देख लीजिए, एक और उदाहरण बगल में खड़ा है। वैसे हमें उल्टा तीर लेने की आदत है तो हमने ले लिया। शाश्वत और नैना की बातें सुनकर निविसा हंसने लगी। वो मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी। वहीं पिलर के पास खड़ा निहार अपनी तेज नजरों से उसे देख रहा था। ये लड़की सच में बहुत अलग है। जब निहार इसके पास होता है तब इसकी हंसी कहीं गायब हो जाती है। अब देखो कैसे मुस्कुरा रही है। निहार दूर खड़ा उसे घूरे जा रहा था। उसके ऊपर बहुत प्यार आ रहा था और फिर से खुद के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने फिर से अपनी लड़की के ऊपर गुस्सा कर दिया। अब वो नाराज हो गई है तो अब प्यार से मनाना भी पड़ेगा। निहार यही सब सोच रहा था। वहीं अक्षत व्हीलचेयर पर बैठा था और उसके बगल वाले सोफे पर स्मृति बैठी थी। वो दोनों भी हंस रहे थे, शाश्वत, नैना और निमिषा की बातें सुनकर। अक्षत ने थोड़ी उठने की कोशिश की और तभी धड़ाम से स्टेज पर गिर गया सबके सामने। ये देखकर सब लोग घबरा गए। निहार तुरंत भागा अपने भाई को पकड़ने के लिए। वही शालिनी जी भी आगे बढ़ने लगी। तभी उन्होंने देखा कि कुछ महिलाएं अक्षत पर हंस रही थी और कह रही थी, बोलो, अब ऐसे विकलांगों को भी इतनी खूबसूरत लड़कियां मिलने लगी हैं। सच में हमारा देश बदल रहा है। शालिनी जी को बहुत दुख हुआ और उतना ही ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन तभी उनके दिमाग में ख्याल आया कि थोड़ी देर पहले वे भी तो हंस रही थी निविसा के ऊपर, जब उसका तमाशा सबके सामने बना था। और अब जब उनके बेटे का तमाशा बन रहा है तो उन्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये बात सोचकर ही शालिनी जी के दिल को धक्का सा लगा। उनके अंदर की अच्छाई बाहर आने लगी, लेकिन सच्चाई को उन्होंने एक बार फिर से दबा दिया और नफरत से बोली, हमारे बेटे का कोई मजाक नहीं उड़ा सकता। इतना कहकर वे भी तुरंत स्टेज की तरफ भागी। एक बार फिर से फंक्शन में हंगामा हो गया। अक्षत को इस तरह जमीन पर गिरा देकर स्मृति की तो हालत खराब हो गई। वो उसे संभालने लगी, लेकिन उसका वजन उठा पाने में इतनी समर्थ नहीं थी। तब तक शाश्वत, निविसा और नैना भी अक्षत की मदद करने लगे और निहार भी वहां पर आ गया। निहार ने सबको एक तरफ रहने के लिए कहा और अक्षत को पकड़कर वापस उसकी चेयर पर बिठा दिया। उसने देखा अक्षत के सिर पर छोटी सी चोट आई थी। ये देखकर निहार परेशान हो गया। उसने अपना रुमाल निकाला और अपने भाई की सर की चोट साफ करते हुए बोला, आपको क्या जरूरत थी उठने की? हमने कहा है ना कि आप हमें बुलाएं। फायर। अक्षत गहरी सांस लेते हुए बोला, सॉरी भाई साहब, हम बार बार भूल जाते हैं कि हम चल नहीं सकते। अक्षत की यह बात सुनकर स्टेज के पास खड़ी शालिनी जी की आंखों से आंसू बह गए। वही स्मृति को भी बहुत बुरा लगा। सबकी आंखें नम हो गई, लेकिन निहार उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, लेकिन आप सबसे खास है, सबसे अलग हैं, हमारे फेवरेट हैं। कोई इंसान चल नहीं सकता तो इसका यह मतलब नहीं कि उसके अंदर कमी है। बस एक छोटी सी दिक्कत है जिसे हम बहुत जल्दी दूर कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, अपने भाई पर विश्वास रखिए। आज आपके जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपको आपका प्यार मिल रहा है, आपको खुश रहना चाहिए। फायर। निहार का प्यार और साथ पाकर अक्षत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं निविसा अपनी प्रेममय निगाहों से अपने पति को देखे जा रही थी। तभी निहार ने उसकी तरफ देखा तो वो झेप गई और स्टेज से नीचे उतरकर अपनी सासू मां के बगल आकर खड़ी हो गई। पत्नी के नखरे देखकर सीएम चौहान मुस्कुरा दिए और स्टेज से नीचे उतरकर पुरुषों के बीच चले गए। निहार पुरुषों से बातचीत कर रहा था। हालांकि सब लोग उसी से बातचीत करने में थोड़ा कतरा रहे थे। जाहिर सी बात है, वो मुख्यमंत्री है, उसका अलग ऑरा है, उसका अलग पद है और थोड़ा वो गर्म मिजाज का भी है, तो कब भड़क जाए किसी को अंदाजा नहीं था। इसलिए सब लोग परहेज रखते हुए ही निहार से बात कर रहे थे। निहार सब लोगों से बात तो कर रहा था, लेकिन उसकी तेज और जुनून भरी नजरें बार बार अपनी पत्नी पर जाकर अटक रही थी, जो अपनी सासू माँ, अपनी माँ और अन्य महिलाओं के साथ बातचीत कर रही थी। वो अब सामान्य थी। कारण ये था कि सब लोग उसके साथ सामान्य व्यवहार कर रहे थे। कोई उसे एहसास नहीं करवा रहा था कि कुछ देर पहले कितना बड़ा हंगामा हुआ था। अब ये सब लोगों की अच्छाई थी या निहार का डर, ये तो वो सब लोग ही जानते थे। सब लोग बातचीत में व्यस्त थे। वहीं पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे। सगाई का मुहूर्त आ गया था। हॉल में काफी लोग थे, जिसका फायदा उठाकर फूफा जी चुप चुप कर वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे।
वो कमरे से बाहर निकल आया था जहां पर उसने निविसा को छूने की कोशिश की थी। वो पिलर के पीछे छुप कर खड़ा था और देख रहा था कि किसी की नज़र उसके ऊपर तो नहीं है। सब लोग अपने में व्यस्त थे। तो फूफा जी बोले, अगर उस निविशा ने कुछ कर दिया या फिर सबको बता दिया तो हमारी बैंड बज जाएगी, और उस मुख्यमंत्री को पता चल गया तो कहीं हमारा एनकाउंटर ना करवा दे। नहीं नहीं, हमें मौका देखते यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें भी क्या जरूरत थी उसको छेड़ने की, जब हमें पता है कि अब वो कुंवारी नहीं है, उसकी शादी हो गई, वो भी एक मुख्यमंत्री से। जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि हम किसी के हाथ लग जाए। फूफा जी छुपते छुपाते उस हॉल से बाहर निकलकर एक लॉबी में आया और वहां पर एक बड़ा सा दरवाजा था। वो चुपचाप वहां से बाहर निकले और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तभी पीछे से किसी ने उन्हें जोरदार लात मारी तो फूफा जी धड़ाम से सामने जमीन पर गिर गए। तभी उनके सामने 3-4 बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए, जिनके पैर देखकर फूफा जी की हालत खराब हो गई। वो धीरे धीरे उठने लगे और खड़े होकर अपने सामने हटे कट्टे मुस्टंडों को देखकर डर गए, पीछे हटने लगे। तभी पीछे किसी की मजबूत बाहों से टकरा गए। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो निहार सिंह चौहान अपनी कातिल मुस्कान लिए उन्हें घूर रहा था। निहार को अपने सामने देखते ही फूफा जी की तो हालत खराब हो गई। वो डर के मारे वापस पीछे हटने लगा तो 4 बॉडीगार्ड से टकरा गया। वो चारों तरफ से फंस चुका था। निहार अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर अपनी गर्दन को कभी दाएं तरफ तो कभी बाएं तरफ बेहद खतरनाक तरीके से घुमाते हुए अपनी भारी मर्दाना आवाज में बोला, क्यों, क्या हुआ? इतनी हिम्मत है कि किसी के साथ शोषण कर सकते हो? तो फिर अब डरने की क्या जरूरत है? आओ हमारे सामने खुलकर बातचीत करते हैं। ऐसे भागने से क्या होगा? फायर।